नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश में। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ है अजय और दिल्ली से डिम्पी हमारे साथ। तो 4 दिन की गिरावट के बाद यूएस मार्केट्स में तो गिरावट थमती हुई नजर आ रही है। क्या इंडियन मार्केट्स में भी आज रिवर्सल दिख सकता है? इस पर ही होगी बात। मॉर्निंग डिम्पी, मॉर्निंग अजय। पहले तो ये बड़ी बात तो है ही, इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार चलिए 4 बड़े ट्रिगर्स भी समझ लेते हैं। ग्लोबल मार्केट्स को भी मैं आपसे ब्रीफली डिस्कस करूंगी अजय, लेकिन आज के ट्रेड सेटअप में जो 4 बड़े क्रूशियल पॉइंट्स रहेंगे उसमें से पहला कि यूएस मार्केट से अब आपको वहां 4 दिन की तेज गिरावट के बाद अब वहां से कल तेजी के संकेत मिले। कल डाउ में 400 अंकों की बढ़त दिखी। हालांकि अभी भी आप देखें तो गिफ्ट निफ्टी 50 अंक नीचे दिख रहा है, पर क्या पुल बैक आ सकता है, इससे बात करेंगे, क्योंकि कल भी हम 19,600 रेजिस्टेंस के पास ही बंद हुए हैं। एफआईज की लगन लगातार कैश मार्केट में बिकवाली दिख रही है। 8 दिन हो गए और 4,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली हो चुकी है। इसको भी वॉच आउट करेंगे कि क्या कहीं इससे साइन दिखते हैं रिवर्सल के, और जहां जहां नंबर्स अच्छे आ रहे हैं वहां किस तरह का ट्रेड दिख सकता है। आज टाटा केमिकल, टोरेंट फार्मा, यहाँ किस तरह के ट्रेड सेटअप दिख रहे हैं, और जिनके नंबर्स आने हैं, हिंडाल्को, कोल इंडिया, अदानी पोर्ट्स, यहाँ पर किस तरह का सेटअप होगा। और ये हफ्ता भी क्रूशियल है क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी है जिसमें बहुत हद तक उम्मीद है कि शायद एक पॉज हो। हम स्पेशल पोल की भी बात करेंगे। तो सारे ट्रिगर्स होंगे इस हफ्ते जो जिसे आपको ध्यान में रखना है सेटअप के लिए। लेकिन पहले ग्लोबल मार्केट से एक संकेत हमें क्या मिल रहा है? थोड़ा सा तेजी का संकेत तो मिल रहा है अजय, क्या ये एक सपोर्ट देगा हमें? यूएस मार्केट में एक साइडवेज मूव चला था 3-4 दिन तक, वहां से रिबाउंड आ गया। लेकिन यूएस मार्केट में भी बहुत ज्यादा कोई संकेत अगर आप कहें कि भाई ट्रिगर क्या है जिसके ऊपर बाजार घूम सकता है, तो आपको नहीं दिखेगा। रिबाउंड जैसा ही है, बस एक टेक्निकल रिबाउंड आया है। Correct. और आपको अर्निंग्स के दम पे वहां पे मूवमेंट आ रहा है। और नेट पॉइंट ये है कि यूएस मार्केट भी चला हुआ है। उसके बाद कोई डेटा ऐसा आता है। बस एक बात जो मुझे काफी ज्यादा नर्वस कर रही है एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, वो है डॉलर इंडेक्स कल 102.3 के पास बंद हुई है। बिल्कुल, मतलब क्या 102.5 चली गई, ऑलमोस्ट दैट। और ये डॉलर इंडेक्स का मूवमेंट जो है एफआईएफ फ्लोज के लिए दबाव, हम यूएस के बाहर के लिए दिक्कत करता है। ये डॉलर इंडेक्स 102 के पास नहीं, 0.2.3 पहुंच गई। डायरेक्टर साहब, इसका हेडर को आप थोड़ा बदलाव करिए। ये इतना जबरदस्त जो रिबाउंड आया है, और इसीलिए आप 8 दिन से इंडियन मार्केट के अंदर दबाव दिख रही है, एफआईएस बेच के जा रहे हैं। इसके अलावा मुझे कोई खास इमीडिएट ट्रिगर नजर नहीं आता। कल फेड के विलियम्स ने बोला कि 2024 में आपको रेट कट शुरू हो जाएंगे। और इस बात के ऊपर बार बार ये बात निकल के आ रही है कि यहाँ से जो डेटा है वो इसकी बात की पुष्टि करता है कि रेट कट आएंगे 24 में या नहीं आएंगे, एक आध हाइक और आएगा। तो कुल मिला के बातचीत, नैरेटिव ग्लोबल मार्केट का यहीं पे चल रहा है। बट बाजार यूएस की जो यील्ड्स हैं वो मान के चलिए कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में आपको रेट कट्स दिखाई देंगे। मुझे इस बात का बहुत क्लोजली इंतजार, इसलिए ये देखिए डॉलर इंडेक्स एकदम परफेक्ट लाइव डॉलर इंडेक्स लेके आए हैं डायरेक्टर साहब। ये जो है दबाव दे रही है इमर्जिंग मार्केट्स पे। लेकिन आप इमेजिन करिए जब रेट कट्स चालू होंगे तो क्या सिनेरियो होगा, ग्रोथ स्टॉक्स कैसे बिहेव करेंगे, रिस्की एसेट्स कैसे बिहेव करेंगे। अजय, जैसे आप कहते हैं कि उस वक्त का इंतजार थोड़ी ना करेंगे, मार्केट तो पहले ही भाग, तभी तो बाजार इस लेवल में बैठा हुआ है। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि 18 महीने का रेट हाइक साइकिल देखा है, तो पूरी तरह से रेट कट साइकिल फैक्टर्ड नहीं है। रेट कट शुरू होंगे ये फैक्टर्ड इन है। बट जो लंबा अवधि आपको दिखाई देगी, पॉज फिर रेट कट, पॉज फिर रेट कट, वो अभी होना बाकी है। बट अभी यूएस मार्केट से कुछ बहुत ज्यादा क्लियर संकेत नहीं है, बट अच्छे हाल में है और डॉलर इंडेक्स बहुत मजबूती दिखा रहा है। ये मुझे नर्वस कर रहा है। अब हम जरा डोमेस्टिक मार्केट्स के बारे में भी अजय बताएं, क्योंकि हम भी वैसे कुछ ट्रेड कर रहे हैं, ना ही कोई बहुत बड़े रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहे हैं, ना ही सपोर्ट को ब्रेक कर रहे हैं। हाँ, बट धीरे धीरे अपने सपोर्ट को पक्का जरूर कर रहे हैं कि अब इसको ब्रेक नहीं करने चाह रहे। कल जो है अगर अपने बैंक निफ्टी की चाल देखी होती तो आपको लगता है कि यार ऑफिस में एक झपकी ना मार लें। ऐसा लग रहा है कि एकदम बंदी हो गई, चली नहीं रही थी, एब्सोल्युटली फ्लैट, सपाट जिसे कहते हैं। डायरेक्टर साहब, अगर आप बैंक निफ्टी को लेके आए, निफ्टी तो चलिए फिर भी थैंक्स टू फार्मा स्टॉक्स मजबूती दिखा रही थी, लेकिन बैंक निफ्टी अगर आप इंट्राडे देखेंगे तो आपको नजर आएगा इंट्राडे बैंक निफ्टी डायरेक्टर साहब एकदम फ्लैट, मूवमेंट ही नहीं। प्राइवेट बैंक थोड़ा हाथ लगा रहे थे और पीएसयू बैंक ड्रैग कर रहे थे। उसका नेट निष्कर्ष मैं आपको दिखा सकता हूं डायरेक्टर साहब। बैंक निफ्टी अगर आप इंट्राडे ले आइए तो आपको पता चलेगा ये थोड़ा लंबे समय का आपने बैंक निफ्टी फायर किया है। ये देखिए बैंक निफ्टी इंट्राडे कुछ काम ही नहीं हुआ, एक टाइट रेंज, दैट्स इट। अब ऐसे में क्या ट्रेड करेगा?
ट्रेडर, बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था बैंक निफ्टी को ट्रेड करना, क्योंकि पीएसयू बैंक्स खींच रहे थे नीचे की तरफ, कुछ प्राइवेट बैंक्स हाथ लगा रहे थे। अब हम आते हैं निफ्टी इंट्राडे पे। निफ्टी इंट्राडे लेके आइए। निफ्टी इंट्राडे डेज हाई पे बंद हुआ है। मैं आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट वीक का लो 19,300 था, वहां से कम अब 19,600 के करीब अगर हम बंद हुए तो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस ये कहां से आ रही है? ये दो जगह से आ रही है जो मैं आपको पिछले हफ्ते से बता रहा हूं। दोनों ग्लोबल सेक्टर हैं। एक है फार्मा, डिवीज लैब, लूपिन, बहुत सारे आपको छोटे मंझोले ग्लैंड के रिजल्ट देखिए वीकेंड शाम को कितने अच्छे आए, आज वो भी चलेगा। पूरा फार्मा पैक में लगातार बाइंग आ रही है, और जो फार्मा इंग्रेडिएंट्स हैं इंडेक्स के वो हेल्प कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको आईटी देख रही हैं आप, आईटी में कितनी अच्छी चाल आ रही है। करेक्ट। आईटी भी मदद कर रहा था बैंक इसकी निफ्टी की, और इसकी वजह से निफ्टी आपको डेज हाई करीब बंद होता हुआ नजर आया, वरना बैंक्स ड्रैग कर रहे हैं। और आप देखिए कि इतना बड़ा सेक्टर है, 40% वेट है इंडेक्स पूरे मार्केट में, बैंक्स चल नहीं रहे तो निफ्टी डेज हाई बंद हो सकता है। करेक्ट। लेकिन इंडेक्स मैनेज हो रहा है पूरी लेकिन तरह से। आईटी ने आपके फार्मा ने हेल्प कर दी, और मुझे लगता है कि यही चलेगा। जो चले हुए सेक्टर नहीं है बहुत ज्यादा, जहां पे चेंजेस आ रहे हैं, आपको वहां पे बेट करनी पड़ेगी। और वैसे भी रिजल्ट सब खत्म होने वाले हैं, रिजल्ट खत्म हो गए, अब नजर बना के बैठा हुआ एमपीसी की मीटिंग जो आज शुरू हो रही है। बट हमने आपको बता दिया है, बाजार ये पकड़ के बैठा है कि शायद एक स्टेटस को रहेगा रेट का, लेकिन कॉमेंट्री ग्रोथ पे, कॉमेंट्री इन्फ्लेशन पे बाजार की नजर रहेगी। लेकिन डिम्पी, कल हमने देखा कि 8वें दिन तक एफआईएस ने माल बेचा। जो मैं बता रहा था अभी, डॉलर इंडेक्स जब से तेजी में है, एफआईएस सेलिंग में, कभी छोटा सेल करते हैं, कभी बड़ा सेल करते हैं, लेकिन 8 दिन से लगातार एफआईएस का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इंडेक्स के बारे में क्या तस्वीर दिखा रहा है अभी? देखिए, इस समय ना रिटेल्स के हाथ में थोड़ी बाजी गई है, और ये बात हम कई दिनों से भी आपको भी नोटिस करवा रहे हैं कि धीरे धीरे करके चुपके भले आपने रेंज का बड़ा ब्रेकडाउन नहीं किया हो, लेकिन एफआईएस ने थोड़ा अपना हाथ खींचा हुआ है। ये वैसे देखा जाए परसेंटेज में तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आप बुल रन के हिसाब से देख रहे हैं और जो ट्रेंड के हिसाब से देख रहे हैं तो उसके हिसाब से भी बहुत छोटा है ये। लेकिन फिर भी ये नोटिसेबल है, क्योंकि अब एफआईएस की जो लॉन्ग होल्डिंग है वो 50% से नीचे गिरी हुई है, वो 45% है, और इनकी जो शॉर्ट होल्डिंग है वो 55% है। रिटेल के पास 55% लॉन्ग है और उनके पास शॉर्ट जस्ट 45 है, तो ये रिवर्स इन नेचर है। यानी कहने का मेरे मतलब है कि रिटेल्स के हाथ में है, लेकिन ये जो गैप है रिटेल लॉन्ग वर्सेस एफआईएस लॉन्ग, ये बहुत बड़ा नहीं है, अभी सिर्फ 10% का डिफरेंस आ रहा है। इसमें अब हाथ बदला बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगले 2-4 दिन में काफ़ी हद तक पता लग जाएगा कि एफआईएस आएगा कि नहीं आया। देखिए, अगर एफआईएस नहीं आया और रिटेल की होल्डिंग बढ़ी ना, तो अपने आपके रेजिस्टेंसेस पक्के हो जाएंगे, ये कंफर्म है। अगर आपके एफआईएस की होल्डिंग वापस आई है तो आपके सपोर्ट पक्के हो जाएंगे। तो एफआईएस की इस होल्डिंग पे आप ध्यान रखें। हालांकि चेंजेस पिछले 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, उससे पहले ड्रास्टिकली चेंज हुए थे बिकॉज ऑफ एक्सपायरी, लेकिन अभी थोड़ा नई सीरीज है, इसलिए जल्दी जल्दी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। बट होंगे, आपको जब भी बड़ा कोई चेंज आएगा हम आपको ज़रूर नोटिस करवाएंगे। अब जरा निफ्टी की बात मैं आपके सामने रखता हूँ। निफ्टी के अंदर जो कल ट्रेड हुआ वो -2%, यानी कि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है। देखिए, जब तक शॉर्ट कवरिंग होगी ना, तब तक का आपको एग्रेसिवली अपनी एवरेजेस नहीं करनी, और ये नहीं है कि एकदम से टूट टाट के बाजार चला जाएगा। कल आपने दिन भर, आप खुद ही बता रहे थे बैंक निफ्टी ने कल कैसे ट्रेड करवाया, तो आप अभी भी अपने 650-800 वाला जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है स्टॉप लॉस लगा के रखें। जिनके पास लॉन्ग की पोजीशन है उनका 19,500 से 300 वाला एरिया सपोर्ट का, अपने कंफर्ट का स्टॉप लॉस लगा के रखें। नई पोजीशन इंडाइसेस में लेके उतरना कि मैं इसमें जादूगिरी कर दूंगा और बहुत बड़े पैसे बन जाएंगे, वो अभी नहीं बनेंगे। वो बहुत से इंडाइस में तो नहीं बनेंगे, स्टॉक्स में बन जाएंगे जहां पे अर्निंग्स अभी आ रही हैं। तो निफ्टी के अंदर कल जो ट्रेड हुआ है वो हल्के हाथ का हुआ है, हल्की शॉर्ट कवरिंग हुई है। अभी भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही हैं, और आज आपको गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट सपाट दिखा रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आज का दिन भी शायद डल ही निकलेगा। हाँ, राइट। तो ये तो निफ्टी पर बात हुई। बैंक निफ्टी पर भी बताएं, वहाँ तो क्योंकि बैंक से बड़े ड्रैगर्स भी हैं। डिब्बी, आज कौन से सपोर्ट लेवल्स देखने चाहिए क्रूशल? देखिए, कल जब आप एडवांस डिक्लाइन देख रहे होंगे तो आप ये भी देख रहे होंगे कि निफ्टी के 50 में से 34 शेयर हरे निशान में थे, लेकिन बैंक निफ्टी के 11 में से 7 शेयर लाल निशान में थे। इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी का कंपोनेंट जिन भी वेटेज भी है वो भी नीचे है।
कल सबसे ज़्यादा बड़ी वेटेज वाला शेयर था HDFC, जो कि एडवांसेस में था, लेकिन और सारे शेयर्स ने मिलकर HDFC की वेटेज को ख़त्म करने का काम किया और उसने बैंक निफ्टी को एक रेंज में रखा। हमने आपके सामने कल एक बात भी बताई थी, 44,800 के ऊपर एग्रेशन की गोलियां और डिप्रेशन वाली गोलियां। देखिए कल दिन भर आप 44,800 के जस्ट ऊपर नीचे 100 पॉइंट ही होते रहे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाए। ये आज का भी लिटमस टेस्ट होगा। 44,800 के नीचे ना ये फील बैड वाला फैक्टर होगा, और 44,800 के ऊपर जितना आप रहेंगे और जितना समय तक रहेंगे आपको फील गुड होगा। तो इसलिए अभी कोई बड़ी पोजीशंस ना बनाएं। जिनके पास पुरानी शॉर्ट की पोजीशंस हैं वो भी अपनी कैरी रखें, वो 45,200 से 45,000 की रेंज के अपने कंफर्ट का स्टॉप लॉस लगा दें। दूसरा, जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस बनी हुई हैं वो 44,800 को क्रिटिकली वॉच करें, 44,500 के स्टॉप लॉसेस के साथ। नई पोजीशन बैंक निफ्टी में भी अलाउ नहीं करती। एक और चीज, अगर आपको ऑप्शंस में काम करना है इन दोनों में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, कृपा करके प्लेन वेनिला कॉल और पुट ना खरीदें, दोनों गल जाएंगी, गल रही हैं। इसलिए आपको अगर राइटिंग करनी आती है तो ठीक है, हेज करना आता है जैसे बुल कॉल स्प्रेड या बियर स्प्रेड बनाने आते हैं तो ठीक है, नहीं तो 4-5 दिन के लिए घूमने चले जाइए, छोड़ दीजिए इंडाइसिस में। इसमें अभी कुछ ज्यादा एग्रेशन या बहुत बड़ा एक मूवमेंट तो अभी नहीं दिख रहा है। और डिम्पी, दो स्टॉक्स कौन से वॉच आउट करने हैं जहाँ सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है आपको? देखिए मैं बैंकिंग के बारे में बोल तो रहा हूं, लेकिन मैंने पहला ही शेयर बैंक का ही चुना है, और वो बंधन बैंक चुना है। वो इसलिए चुना है क्योंकि इसने अपनी निजी ताकत को दिखाने का काम किया है। अगर आप पिछले 3-4 दिन से बैंक निफ्टी को थोड़ा वीक देख रहे हैं, लेकिन अगर बंधन बैंक के पिछले 3-4 दिन का ट्रेड देखेंगे तो आपको बंधन बैंक में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। वायदा में अच्छी खरीदारी यहाँ पे होती हुई दिख रही है, थोड़ा मोमेंटम है, स्ट्रॉन्ग बेस है इसके पास 210 रुपए के आसपास का, और लगता है कि एक अच्छा मूवमेंट दिखा देगा। एक बार हमने पहले भी आपको नोटिस करवाया था, इसी तरह का ही ब्रेकआउट, उस दिन के बाद से ये उस चैनल में वापस नहीं गया, भले ही आपने 700-800 पॉइंट बैंक निफ्टी खो दिए हों। अभी भी ये काफ़ी स्ट्रांग है, और हमें उम्मीद लगती है कि बंधन बैंक एक धीरे धीरे एक पोजिशनल और एक सेफ ट्रेड आपके लिए साबित हो सकता है। छोटा बैंक भी है और एग्रेशन भी रखता है, इसलिए ये काम आ सकता है। और ये कुछ एक बैंक जो है ना, ये आपके बड़े बैंकों से अलग हट के ट्रेड करवाएंगे, इसलिए HDFC देखते समय बंधन पे वो सोच ना बनाए, बंधन का बिल्कुल अलग ध्यान रखना होगा। दूसरा शेयर जो हमने एक शॉर्ट के लिए भी चुना है, वो शेयर चुना है UPL का। देखिए UPL कई दिनों से हो गए हैं, ये जो केमिकल्स वाले शेयर्स हैं या फर्टिलाइजर से थोड़े जुड़े हुए शेयर्स हैं, इनमें ना मोमेंटम नहीं आ रहा है, जो आ भी रहा है वो फेल भी हो रहा है। वादा के अंदर भी हमको कुछ खास बड़ा एग्रेशन दिख रहा है, उल्टा उल्टा बिकवाली दिख रही है, और कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। देखिए आप रिवर्स तो करें, आप लक्षण तो दिखाएं रिवर्सल के, तो रिवर्सल के भी ज़्यादा लक्षण आ नहीं रहे हैं, और हमें ऐसा लग रहा है कि शायद अभी थोड़ा इसको और समय देना होगा, और गिरने और बढ़ने की प्रोबेबिलिटी में गिरने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बनती है। हमने एक चार्ट भी आपके सामने रख देते हैं UPL का, आप अगर उसको चेक करेंगे तो आपको क्लियर पता लग जाएगा कि UPL के अंदर जो डाउनवर्ड स्लोपिंग बना हुआ है मूवमेंट, वो अभी भी बरकरार है, और हमने इसको ड्रॉ करके आपके लिए रखा भी है, आप यहाँ पे देखेंगे। तो जब तक ये इस रेंज के ऊपर नहीं आता, जिसको हम 640 कहते हैं, 620 से 40 वाली रेंज के, तब तक ये सेल ऑन राइज का कैंडिडेट है। धीरे धीरे चलेंगे दोनों शेयर्स, बट दोनों में जो उनका DNA है वो हमने आपके सामने रखा। UPL अभी चलने के मूड में नहीं है, और बंधन अभी रुकने के मूड में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने पैनलिस्ट को भी शामिल करते हैं अपनी बातचीत में। हमारे साथ वैशाली पारिक हैं, कपिल शाह हैं, संतोष मीना और अक्षय P भागवत। ये सारे पैनलिस्ट हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं, लेकिन भागवत साहब के चेहरे पे एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट है, इसलिए आज हम शुरुआत अक्षय भागवत जी से करेंगे। बताइए अक्षय जी, गुड मॉर्निंग सबको, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और गुड मॉर्निंग। लेकिन अक्षय जी ये बताइए कि आप इस समय बाजार पे क्या व्यू बना रहे हैं, स्पेशली लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के? गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करूं तो जो स्तर पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं वो बहुत ही अहम स्तर है, जो डिसाइडर होगा अगले 1-2 दिन में कि ये जो हल्की सी जो बाउंस दिखने में आई है वो टिकेगी कि नहीं, क्योंकि 19,600 यही स्तर है जहां से हमने पिछले हफ्ते एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन देखा था निफ्टी में। तो अगर आप देखेंगे थोड़ा सा मोमेंटम भी इंट्राडे में फेड होते हुए दिख रहा है। डेरिवेटिव पोजीशनिंग देखेंगे तो 19,600 के कॉल में जो वीकली एक्सपायरी है वहां पे काफी कॉल राइटिंग के पोजीशन बने हैं,
और जो है मोमेंटम थोड़ा लूज हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो है 19600 से 19650 का एरिया, ये एक ग्रे एरिया है यहाँ ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे आप फ्रेश तेजी की पोजीशन न बनाए। अगर शॉर्ट है तो आपके स्टॉप लॉस 19700 के ऊपर रहेंगे। अगर फ्रेश लॉन्ग बनाने हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 1-2 दिन 700 के ऊपर सस्टेन होने दे, तभी रिव्यू कर लेंगे। पर क्लियरली ये जो करंट रेट जहां पे निफ्टी ट्रेड हो रहा है वो एक डेंजर जोन होगा इंट्राडे या कैरी फॉरवर्ड ट्रेड के हिसाब से। अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी एक एक्शनेबल है, क्योंकि आरबीआई का पॉलिसी ये जो है पूरे मार्केट इसकी तरफ ध्यान है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारा एक्शनेबल इसको आज और कल में आपको देखने को मिलेगा। पर 45,000 का एक बहुत ही अहम स्तर है जहां पे बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वीकली कॉल राइटर्स का भी 45,000 में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है राइटिंग की तरफ। तो एक कंडीशनल बाय रहेगा। अगर 45,000 के ऊपर बैंक निफ्टी थोड़ा सा अगर सस्टेन हो तो एक 200-300 की पॉइंट पॉलिसी के पहले आने के पहले थोड़ी सी एक तेजी बन सकती है। अभी जो करंट रेट में जहां बैंक निफ्टी ट्रेड हो रहा है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला सिनारियो है, क्योंकि मोमेंटम अभी तक किसी तरफ दिख नहीं रहा है। ब्रॉडर सेटअप अभी तक कुछ मेजर तेजी की तरफ अभी तक इंडिकेशन नहीं दे रहा है। एक रेंज बाउंड सिनारियो है 44,500 और 45 के रेंज में। तो थोड़ा सा इसमें भी हम वेट एंड वॉच की एडवाइस करेंगे। एक कंडीशनल बाय कंडीशन के साथ चले, 45 क्रॉस करेगा तो अपनी बाय पोजीशंस आप ट्रेडिंग के हिसाब से 1 या 2 दिन के हिसाब से बैंक निफ्टी में बनाए। ठीक है, ये तो हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी पे ट्रेड रिव्यू। लेकिन आगे बढ़ते हैं और सीधे ट्रेडिंग आइडियाज डिस्कस करना शुरू करते हैं। वैशाली पारिक से आगे लेंगे हम ये बातचीत। वैशाली, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या ट्रेडिंग आइडियाज हैं आज आपके लिए? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस, मेरे दो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है आज के लिए। जैसे कि हम देख रहे हैं फार्मा सेक्टर इज रियली आउटशाइनिंग, तो उसमें से मैंने पहले भी जिक्र किया था और हम राह देख रहे थे बायोकॉन। बायोकॉन कल पहली बार एक ब्रेकआउट दे रहा है, सो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाइज ऑल्सो इसमें काफी अपसाइड पोटेंशियल है और सपोर्ट भी करीब है। तो 255 के स्टॉप लॉस के लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा 270, और भी पोजिशनल ट्रेड रखना चाहेंगे तो 290 तक ये स्टॉक जा सकता है। दूसरा है सीक्वेंट साइंटिफिक, वो मिड कैप काउंटर में है। जो सीक्वेंट में भी हम देखें कल एक अच्छे से बुलिश कैंडल बनी है और स्टॉप लॉस रहेगा 95, टारगेट रहेगा 110। दोनों फार्मा काउंटर्स आपने पिक किए हैं यहाँ पर जो अच्छे ट्रेंड में दिख भी रहे हैं। समझ लेते हैं कपिल और संतोष की भी क्या रिकमेंडेशन है। मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। संतोष, बताएं आपके आज के ट्रेड्स क्या होंगे? अनम्यूट योरसेल्फ संतोष, आपकी आवाज नहीं आ रही। Yes, sorry. Good morning, everyone. So मेरे दो कॉल्स है, वन ऑन द बाइंग साइड एंड वन ऑन द शॉर्ट साइड। पहला बाइंग साइड जो है यूग्रो कैपिटल है। इस स्टॉक के हमने रिसेंटली नतीजे भी देखे, बहुत अच्छे आए थे, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी थी। स्टॉक में एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है और अब वापस अपना मोमेंटम जारी रख रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ और तेजी बढ़ते हुए दिखेगी। यहाँ पे 305 का इमीडिएट टारगेट रखना चाहिए, 282 का स्टॉप लॉस रहेगा। और स्टॉक सेल साइड में अल्ट्राटेक सीमेंट है। इस स्टॉक की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है। स्टॉक अपने 20 और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसल गया है। यहाँ पे टेक्निकली काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बन रहा है, तो यहाँ पे लगता है कि फर्दर फॉल देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट में कोई भी कमजोरी आती है तो यहाँ पे 7925 का टारगेट रहेगा, 8255 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, ठीक है। अल्ट्राटेक सीमेंट में एक सेल कॉल आपके लिए, 7925 का टारगेट है और यूग्रो कैपिटल आपके लिए प्लस है। कपिल, गुड मॉर्निंग, आपके ट्रेड क्या हैं आज के? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहले आईटी सेक्टर से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जैसे कि आपने भी मेंशन किया होगा कि लास्ट वीक में आईटी सेक्टर ने 3% की बढ़ोतरी दिखाई हुई थी और टॉप 5 सेक्टर के अंदर था। और इस वीक में भी 2 दिन जो हमने देखी हुई, वहां पे आईटी सेक्टर में काफी अच्छी मोमेंटम आ रही है। तो उसमें से पर्सिस्टेंट एक स्टॉक है, जबकि इन्फोसिस और इनके जो रिजल्ट आए थे वो साथ में ही आए थे और वहां पे हमें शॉर्ट टर्म की डिक्लाइनिंग मोमेंटम देखने मिली थी। लेकिन वो शॉर्ट टर्म की डिक्लाइनिंग मोमेंटम जहां पे आई थी और जो सेलिंग प्रेशर जहां पे थम गया था, वो टेक्निकली काफी अच्छा सपोर्ट लेवल था। और उस सपोर्ट के लेवल के यहाँ पे 5 से 6 दिन का स्टॉक ने बेस बनाया था, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को इसने टेस्ट किया था और कल के दिन में हमें वहां पे एक ब्रेकआउट आते हुए देखने मिला हुआ है। तो यहाँ पे एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन परसिस्टेंट पे हमें देखने मिलेगा। तो 4870 के लेवल पे अभी ये स्टॉक चल रहा है, तो यहाँ पे एक बाय की रिकमेंडेशन रहेगी। 4700 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 5150 जो इसके इमीडिएट हाई या फिर जो रिजल्ट के टाइम के हाई के अराउंड के जो पॉइंट था, वहां पे फिर से वो प्राइस रिकवर हो सकता है। तो 5150 का उसका अपसाइड पोटेंशियल रहेगा। और दूसरा स्टॉक, जैसे वैशाली जी ने बताया था कि सेक्वेंट,
तो मेरा भी एक ऑब्जर्वेशन सेगमेंट पे बनता है, बाय का ही रिकमेंडेशन है। और उसमें हम क्या देख रहे हैं कि स्टॉक ने काफी अच्छी रैली दी थी। 320 वाला स्टॉक 62 के लेवल पे आया था, और 62 का लेवल जो था उसका एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेवल था, और वहां से हमें एक सेलिंग क्लाइमेक्स और बुलिश रिवर्सल साइन भी देखने मिली हुई है। और लोअर टाइम फ्रेम, लेट्स से कि वीकली चार्ट, डेली चार्ट पे एक अच्छे मंथली चार्ट के सपोर्ट लेवल पे आने के बाद में लो टाइम फ्रेम पे वो अपनी हायर एंड हाई लो की सीक्वेंस भी बना रहा है। और कल के दिन में जो इसका पिछले कुछ दिनों का बेस था 87 से लेकर 94 का, तो हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट होते हुए देखने मिला है। इस स्टॉक को थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। तो 99 का लेवल चल रहा है, तो यहाँ पे इसको बाय कर सकते हैं। 93 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा, और शॉर्ट टर्म टारगेट 112 का आएगा, और थोड़ा सा ज्यादा हम इसको होल्ड करते हैं तो 125 के भी अपसाइड पोटेंशियल इसमें हमें देखने मिल सकती है। ठीक है, ऑलराइट। तो आपकी भी यहाँ 2 बाय रिकमेंडेशंस हैं, ऑलमोस्ट सबकी बाय रिकमेंडेशन है, और बहुत हद तक टिल्ट जो है वो आईटी और फार्मा पे दिख रहा है, जो स्ट्रेंथ दिखा भी रहे हैं सेक्टर्स। अक्षय की भी कॉल्स लेते हैं। अक्षय, आपकी क्या हैं आज के ट्रेड्स? प्रियंका जी, मेरे जो स्टॉक्स रिकमेंड करूंगा आज दोनों बाय की तरफ है, क्योंकि ये जो दोनों स्टॉक्स है इसका मार्केट के साथ ज्यादा कोरिलेशन नहीं होगा मूवमेंट के हिसाब से। तो अगर पहला स्टॉक मैं रिकमेंड करूं वो रहेगा SRF, जो है केमिकल क्षेत्र से। SRF का अगर आप वीकली पैटर्न देखेंगे तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है वो 2115 की ओर, और वहां से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की कोशिश कर रहा है। काफी बुलिश रिवर्सल कैंडल भी हमने बेस फॉर्मेशन पे देखे हैं, सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स। तो एक रिवर्सल कैंडिडेट है। रिसेंटली इसने काफी मोमेंटम भी पकड़ा था 3 से 4 ट्रेडिंग के सेशन पहले, और हमारा मानना है कि मोमेंटम जारी रहेगा, जो आपको 2500 तक ऊपर में टारगेट दिखेंगे। तो ये आप करंट रेट पे बाय कीजिए विद अ टारगेट ऑफ 2550 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 2142। जो दूसरा रिकमेंडेशन होगा वो है टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल ब्रेकआउट स्टेज करा था कुछ ट्रेडिंग सेशन पहले 1665 की ओर। उसके बाद हल्की सी एक मुनाफा वसूली देखने को मिली है, पर हमारा मानना है कि ब्रॉडर ट्रेंड इंटैक्ट है, सपोर्ट जोन रिटेस्ट कर रहा है, और ये बहुत ही रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक अच्छा बाइंग का एक सेटअप बना रहा है करंट रेट में। तो करंट रेट पे आप बाय कीजिए टाटा कॉम विद अ टारगेट ऑफ 1825, ये आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा। सेकंड टारगेट और एक्सटेंडेड टारगेट कैन बी 1872, और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से 1625 का स्टॉप लॉस बना के चले। भागवत साहब, आपने एक बहुत ही डिफरेंशिएटेड कॉल दी है। मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा इस बारे में, क्योंकि बाजार में 100 में 99 लोग या तो केमिकल को शॉर्ट करवा रहे हैं अभी भी, या फिर बेचने की सलाह दे रहे हैं। और ये वो कंपनीज हैं SRF, UPL, आरती, जो 35-35 साल से धंधा कर रही हैं। उन्होंने इतनी बाजार में सिक्लिकलिटी देखी है। मैं SRF में किसी से बात कर रहा था अभी, जो गाइडेंस काटी उसके बाद ही उन्होंने गाइडेंस ज़रूर काटी है, बट आपको पता है कि उन्होंने अपना कैपेक्स प्लान अनचेंज रखा है, क्योंकि गाइडेंस होती है 6 महीने 3 महीने की एलिमेंट, जिसकी वजह से स्टॉक घटा है, और कैपेक्स होता है 3 साल का आइटम। कैपेक्स उन्होंने अनचेंज रखा है, और उसके बाद से वो जो गाइडेंस घटाने वाला जो पॉइंट था, वहाँ से देखिए आप SRF चल रहा है एक्चुअली। डॉक्टर साहब, अगर आप 3 महीने का चार्ट दिखाएं या 1 महीने का, तो ये जो बाय कॉल आपने SRF पे दी है काफ़ी डिफरेंशिएटेड है। अच्छे लोग जो स्ट्रॉन्ग बुल्स है ना, वो ऐसे ही ये लास्ट वाला जो फॉल है इसी में खरीदना शुरू करते हैं। और आपने देखा पिछले हफ्ते विकास खेमानी ये बात बोल के गए कि अर्ली बाइंग जो है ऑलरेडी 100% लार्ज कैप और जो लीडर्स हैं केमिकल के, वहां पे शुरू हो चुकी है, अर्ली स्पार्क्स हैं। तो ये डिफरेंशिएटेड कॉल थी, ये हाईलाइट करना जरूरी था। टिम्पी, बिल्कुल। तो सारे के सारे ट्रेड आपके सामने आ गए, हमने अपने अच्छे से नोटिस भी करवा दिए। अब जरा हम खबरों वाले शेयर्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और आशीषा हमारे साथ जुड़ रही हैं ये सारे स्टॉक्स बताने के लिए। पूजा हमारे साथ जुड़ेंगी, वो अर्निंग्स हमको बताएंगी। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के स्टॉक्स एंड न्यूज़ कौन से हैं? जी हाँ, सबसे पहले HDFC बैंक से शुरुआत करेंगे। FTSE इंडेक्स में कुछ चेंजेस होंगे, जिसके चलते HDFC बैंक में इनफ्लोज देखने को मिल सकते हैं। सितंबर रिव्यू में करीब 4100 करोड़ के इनफ्लो देखने को मिल सकते हैं, और 3 ट्रांचेस में ये चेंजेस होने वाले हैं। क्यूमुलेटिव इनफ्लोज 12,300 करोड़ के आसपास हो सकते हैं। तो ये इंडेक्स
रीचिंग के चलते HDFC बैंक पर आज स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा अदानी ग्रीन एनर्जी ईटी नाउ स्वदेश एक्सक्लूसिव था कंफर्म होता हुआ नजर आया है, जहां कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 2.7% स्टेक खरीदा है। 3,900 करोड़ का करीब इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिसके चलते इस पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। आयनॉक्स विंड की बात करें तो रिपोर्ट्स की माने तो आज डील होने वाली है। 500 करोड़ की डील लाइकली है। 5% के डिस्काउंट पर, कल के मार्केट प्राइसेस से कंपेयर करें तो 5% के डिस्काउंट पर यह डील हो सकती है। मनप्पुरम फाइनेंस की सब्सिडरी है, उसके नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं। आशीर्वाद MFI एक सब्सिडरी है, अनुमान से काफ़ी बेहतर नतीजे आए हैं, जिसके चलते इस स्टॉक पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा अनंतराज इंडस्ट्रीज़ और ब्लैक बॉक्स की बात करते हैं, जहां डेटा प्रोटेक्शन बिल कल पास हुआ है। ये दो कंपनीज डेटा सेंटर के बिजनेस में है, जिसके चलते इस पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा पेटीएम का एक यूनिट है पेटीएम पेमेंट्स, जिसके ऑडिटर्स ने रिज़ाइन किया है। कोई रेड फ्लैग्स नहीं रेस किए, लेकिन एक न्यूज़ फ्लो है जिसके चलते इस स्टॉक पर स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा BEML को कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं। 3,200 करोड़ के बैंगलोर मेट्रो रोलिंग से कुछ ऑर्डर्स मिले हैं। गोदरेज कंज्यूमर की बात करें तो कंपनी 20% कैपेसिटी ऐड करने वाली है। इसके चलते कंपनी ने कुछ कैपेक्स भी अनाउंस किया है, जिसके चलते भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा 3 स्टॉक्स थे जिसमें कल ब्लॉक डील्स हुई थी, फटाफट उसकी भी बात कर लेते हैं। गति, जहां पुरंजू वलयात की कंपनी ने करीब 8,27,000 शेयर्स खरीदे हैं। शिवालिक बायोमेटल, जिसमें सोसाइटी जनरल और बोफा सिक्योरिटीज़ ने स्टेक खरीदा है। और वैस्कॉन इंजीनियर्स, जहां अजय उपाध्याय ने करीब 14,20,000 शेयर्स खरीदे हैं। सारे स्टॉक्स जहां न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट रह सकता है, इनमें से पॉसिबल ट्रेड्स भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एक बार और कंपाइल कर लेते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी। अर्निंग्स से कौन कौन से ट्रेड्स निकल कर आ सकते हैं, पूजा आज हमें बता रही हैं कल के इंपॉर्टेंट अर्निंग्स आफ्टर मार्केट्स। बताएं पूजा। जी, नतीजों की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वायदा बाजार के नतीजों से। टाटा केमिकल्स के नतीजे अच्छे नज़र आ रहे हैं, अनुमान से बेहतर, स्पेशली ऑपरेशनल फ्रंट पर। आय में देखेंगे तो करीब 5.5% की बढ़त हुई है। मुनाफा 9% से घटा है कंपनी का, लेकिन मार्जिन अगर देखेंगे एबिटा तो वहाँ पर 2.8% की बढ़त हुई है। तो ऑपरेशनल फ्रंट पर नंबर अच्छे नज़र आ रहे हैं। टोरेंट फार्मा के नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। आय में 10% की बढ़त, मुनाफे में भी करीब 7% की बढ़त देखने को मिली और मार्जिन में भी यहाँ पर अच्छी बढ़त देखी गई है। PB फिनटेक के नंबर्स की बात करें तो आय में तो 31% की ग्रोथ है, लेकिन घाटा, इस बार भी कंपनी ने घाटा ही दर्ज किया है करीब 12 करोड़ का। तो यहाँ पर भी एक्शन दिख सकता है। अब बात करते हैं कुछ कैश सेगमेंट के नतीजों की। ग्लैंड फार्मा के नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। आय में करीब 41% की ग्रोथ और मुनाफा 63% से बढ़ा है कंपनी का। ITD सीमेंटेशन के नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर भी नतीजे काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं हर फ्रंट पर। आय में करीब 66% की ग्रोथ और मुनाफा 70% से ज़्यादा बढ़ा है कंपनी का। इंडिया ग्लाइकोल्स में भी नतीजे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। आय में भी बढ़त है, मुनाफा 70% से ज़्यादा बढ़ा कंपनी का। और कामकाजी मुनाफा देखेंगे तो वहाँ पर 60% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। जुपिटर वैगन के भी नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। आय में 155% की ग्रोथ, मुनाफे में 380% से ज़्यादा की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। इसके अलावा कुछ नतीजे कमज़ोर भी दिखाई दे रहे हैं। HLE ग्लासकोट के नतीजों की बात करें तो यहाँ पर आय में गिरावट है और मुनाफा भी 40% से घटा है कंपनी का। और शोभा के भी नतीजे कमज़ोर ही नज़र आ रहे हैं। स्पेशली मार्जिन के फ्रंट पर अगर देखेंगे तो मार्जिन घटा है, 12.9% से घटकर 7% के आए हैं। और कामकाजी मुनाफे में भी 10% की गिरावट कंपनी ने दर्ज की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉसिबल ट्रेड्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक स्टॉक जो आपको खास तौर पे SRF का भाई है समझ लीजिए आप, बस फ़र्क इतना है कि बड़ा भाई जो है पहले वो 12वीं क्लियर करके कॉलेज में घुस रहा है, यानी उसका बुरा समय ख़त्म हो गया, अब जो है मजबूती कमाई वाला समय आ रहा है और SRF थोड़ा पीछे पीछे आ रहा है। वो एक लैंड, क्या ज़बरदस्त नतीजे आए, नीचे में 900 रुपये तक बिक गया अगर आप ग्लैंड का 1 साल का चार्ट देखें। और अभी इस समय ग्लैंड का भाव लेके आए डाक्टर साहब, काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है, वर्स्ट से 1350 के करीब आ गया है। लेकिन भूलिए मत, जब पूरा गांव इसको लेना चाहता था, पूरा दुनिया ग्लैंड के नाम जपती थी, तो 5,000 रुपये का भाव हुआ करता था। तो इसमें बहुत ज़बरदस्त इश्यूज़ आए, API के धंधे में, इंजेक्टेबल के धंधे में, चाइनीज़ पेरेंट का बड़ा स्टेक, वो सब चीज़ें हावी रहीं। स्टॉक में डी रेटिंग हुई और भी लंबा अगर आप चार्ट लेके आए तो बहुत ऊपर का भाव हुआ करता था डायरेक्टर साहब। लेकिन कल जो नतीजे हैं वो कंपैरेटिवली बेटर हैं बाजार की उम्मीदों के।
तो और रिकवरी इसके अंदर शुरू हो गई नीचे 870-900 के बीच में जाके धीरे धीरे, फिर भी अभी ये देखिए 4300 करेक्ट, ये सही आप चार्ट लेके आए। वैशाली जरा ग्लैंड फार्मा के चार्ट देख के बताइए क्या कहते हैं, क्या रिस्क रिवॉर्ड ठीक होना शुरू हुआ है? क्योंकि यही नहीं, काफ़ी एपीआई कंपनी धीरे धीरे, बैड न्यूज़, अब उस समय ये आ गया था कि बैड न्यूज़ पे घटना ही बंद हो गए थे, धीरे धीरे न्यूज़ सुधर रही है। तो क्या ये चार्ट रिफ्लेक्ट करेंगे? आप चार्ट को रीड करके बताएं। डेफिनेटली, एक्चुअली देखेंगे तो हम 2600 लेवल से जो ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट जरूर आ गया है एंड अपवर्ड मूव शुरू हो गया है, बट ऑन नियर टर्म बेसिस अब हम देखेंगे 200 डे मूविंग एवरेज का एक रेजिस्टेंस है। सो दिस स्टॉक 1360 1380 के ऊपर सस्टेन करना आवश्यक है। एक बार वो होता है तो वी मे रीटेस्ट द लेवल्स ऑफ 1600 1800 और ग्रेजुअली रीलुक करके हायर टारगेट्स मिल सकते हैं। सो फिलहाल मैं कहूंगी जरूर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रिवर्सल भी दिख रहा है, तो ये एक अट्रैक्टिव बाय है। ये बात हो गई ग्लैंड फार्मा की। हमारे साथ विनोद मोदी भी जुड़ रहे हैं। विनोद, ढेर सारे स्टॉक्स हैं आज तो डिस्कस करने के लिए। दो स्टॉक्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, एम्फोसिस और बी सॉफ्ट। आईटी में 4 दिन से लार्ज कैप आईटी लेड बाय टेक महिंद्रा में बड़ी अच्छी बाइंग आ रही है। इनफैक्ट आप टेक महिंद्रा का चार्ट देखेंगे पिछले 1 महीने का, तो आपको वो बड़े आईटी स्टॉक्स में आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। इवन बाजार के पसंदीदा मिड कैप परसिस्टेंट जैसे 3700 तक जाके ऑलमोस्ट 3900 पे वापस आ गए। हाँ सॉरी 4900 पे करीब करीब वापस आ गए। तो वहाँ भी 150-200 रुपये चला ही नीचे से। क्या आप बिरला सॉफ्ट एम्फोसिस के वैल्यूएशन में अपनी राय देंगे? क्या मैं वहां देख सकता हूं? मुझे मिड कैप आईटी कंपनीज खरीदनी है। वेरी गुड मॉर्निंग अजय जी। डेफिनेटली आई मीन आईटी स्पेस एक ऐसा स्पेस लग रहा है जहां मुझे लगता है वैल्यू बाइंग इमर्ज हो सकता है। अगर मैं थोड़ा ये क्वार्टर का ही अगर मैं थोड़ा अगर समझूं तो अगर इन्फोसिस को छोड़ दे तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज का जो कमेंट्री रहा है काफी पॉजिटिव रहा, सकारात्मक रहा है, जिसमें आई मीन वेंडर कंसोलिडेशन का अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे फिर क्लाउड अपॉर्चुनिटी हो, वो सारे अभी भी आई थिंक काफी आई मीन बेहतर रूप में आ रहे हो, जिसका फायदा सारी कंपनियों को, मोस्ट ऑफ द कंपनीज का अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि डील पाइपलाइन काफी हेल्दी था और जो गाइडेंस भी था आने वाले समय में काफी बेहतर रहा है। तो कंसिडरिंग ऑल दिस थिंग्स और जिस हिसाब से ये जो स्मॉल कैप और मिड कैप ये जो आईटी स्पेस है जहां पे मैनेजमेंट काफी आई मीन काफी बेहतर कर रहा है, तो मुझे लगता है इस स्पेस में अभी वैल्यू बन सकता है। फॉर एग्जांपल अगर जैसे आपने बात किया बिरला सॉफ्ट जो अभी भी 16-16.5 का आई मीन मल्टीपल पेपर 25 पे ट्रेड कर रहा है, राइट। और अर्निंग्स ग्रोथ अगर मैं इसका कॉनकॉल को समझूंगा, कॉनकॉल के जिस हिसाब से इनको जिस आई मीन जो ऑर्डर पाइपलाइन है जो ये क्वार्टर में थोड़ा सा आई मीन $170 मिलियन का था, लेकिन कंपनी गाइडेड कर रहा है कि यहाँ से हर क्वार्टरली $200 मिलियन का लगभग उनका सस्टेन आई मीन इनफ्लो आई मीन ऑर्डर पाइपलाइन होगा और डील विन में। तो मुझे लगता है ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एट द सेम टाइम वैल्यूएशन जो 16 टाइम का है, 16 मुझे लगता है काफी कंफर्टेबल है और मुझे लगता है इन सब स्पेस में अभी भी इन्वेस्टर्स का आई मीन इंटरेस्ट आ सकता है और हमारा नजरिया काफी पॉजिटिव है ये मिड कैप आईटी स्पेस पे। ऑलराइट, ठीक है, ये तो बात हुई आईटी कंपनीज, मिड कैप आईटी कंपनीज पर, लेकिन अब बाजार पे ओवरऑल एक व्यू बनाना क्या चाहिए, इस पर भी हम राय देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया अभी आगे। निकुंज, मॉर्निंग। एफआईएस की लगातार ये जो सेलिंग दिख रही है, और खैर आपने पहले भी इंडिकेट किया था अगस्त थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है और हम देख भी रहे हैं कि एक रेंज में ही ट्रेड हो रहा है। अभी बाजार बड़े क्यूज क्या ले सकते हैं? इस हफ्ते आरबीआई पॉलिसी भी है। आरबीआई पॉलिसी फ्रॉम एन मार्केट स्टैंड पॉइंट मेरे लिए फ्रैंकली एक नो इवेंट है। Sure. I think RBI will have to keep their guns ready so that they can fight inflation. उन्हें अपनी बंदूकें रेडी करनी पड़ेगी ताकि इन्फ्लेशन जो आ रही है, बिकॉज टमाटो प्राइसेस, अनियन प्राइसेस, राइस प्राइसेस, व्हीट प्राइसेस, देखिए एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस हो रखे हैं अभी वेजिटेबल और ग्रेन के अंदर। इंपोर्ट बैन, एक्सपोर्ट के ऊपर इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस आउट, एक्सपोर्ट के अंदर रिस्ट्रिक्शंस आप लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोर्स ग्रेन, राइस, टमाटो, आप जो हम थाली बोलते हैं ना, वो थाली का प्राइस 27-28% ऊपर बढ़ चुका है। तो ये तो एक बेसिक चीज़ होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमेशा इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में रहेगा, और स्पेशली जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन होती है। कंज्यूमर इन्फ्लेशन कुछ आप कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपनी गन्स है ना वो रेडी करनी पड़ेगी कि इन्फ्लेशन वापस आता है। तो आरबीआई मेरे हिसाब से एक क्रेडिट पॉलिसी नो इवेंट रहेगा। सेकेंड, मार्केट्स की बात करते हैं। लास्ट वीक मुझे भी लग रहा था, सबको लग रहा था कि ग्लोबल मैक्रो थोड़े और ज़्यादा ख़राब होंगे और जो छोटा सा स्पार्क था, बड़ा सा स्टॉर्म बनेगा। थैंकफुली वह नहीं बना है। हमने जो सोचा था वही हुआ। एफआई की सेलिंग आई है और डीआई की बैंक चल रही है। अब आपको ये समझना है कि
जो जून का महीना था, जुलाई का महीना, तो उसके अंदर कोई बिकवाली नहीं कर रहा था। DI भी ले रहे थे, FI भी ले रहे थे, FI भी ले रहे थे, DI भी ले रहे थे। मगर अब क्या, FI अगर बेचते हैं तो कितने समय तक DI खड़े रहेंगे? उनके कैश लेवल्स अच्छे हैं, NFOs में पैसे आ रहे हैं, मिड कैप के अंदर इसमें उत्साह देखने को मिल रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि FI की सेलिंग को लेकर की बड़ी चिंता आएगी। और अगर FI बेचता तो वापस सबसे पहले आएगा, बिकॉज ये जो फ्लोज है, आउटफ्लोज हैं, वो दूसरे मार्केट्स में भी हुए हैं। तीसरा, इसका मतलब मार्केट में क्या होगा? मार्केट में एक तरफा मूव जो था वो ख़त्म हो चुका है। अब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा पेशेंट होना चाहिए, शॉर्ट मत करिए। आपके जो ट्रेड्स हैं वही हैं भी। एक नया ट्रेड मुझे जो उभरता इस समय दिख रहा है, वह मुझे दिख रहा है सिलेक्ट फार्मा, जिसकी भी हम बात कर चुके हैं। तो कोई नया बहुत परिवर्तन नहीं है मार्केट में लेकर के। अगस्त वॉलेटाइल रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा, डाउनवर्ड बाइस रहेगा, और FI को लेकर के मुझे चिंता नहीं है। हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, मार्केट्स आर नो लॉन्गर अ वन ट्रिक पोनी। तो वही हो रहा है। देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ढेर सारे व्यूअर्स हमें फीडबैक भी दे रहे हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, कि आपने राइट टाइम पे वो थोड़ा सतर्क कर दिया था बाजार को और लोग कॉशियस हो गए थे। आपने वो अपना कॉशन वाला स्टांस अभी मतलब अभी भी रिजर्व करके आप बैठे हैं, या आपको लगता है कि थोड़ा सा प्ले आउट हो चुका है, थोड़ा और हो सकता है? देखिए, बुल मार्केट करेक्शन जो होता है ना अजय, वो काफ़ी शार्प होता है, बहुत टॉरेंट होता है, और जब आपको एहसास होता है उससे पहले ख़त्म हो जाता है। सही है। तो ये बुल मार्केट है, बुल मार्केट में करेक्शन आएगा। हमने इस बुल मार्केट में इस साल अप्रैल के बाद करेक्शन नहीं देखा है, और शायद ये पहला पैच था जिसके अंदर हमने बड़ा करेक्शन देखा था। मेरा यह मानना है मार्केट का जो रुख था ऊपर की तरफ था, अब मार्केट का जो बायस है वह रेंज बाउंड हो जाएगा विद अ डाउनवर्ड बायस। तो मार्केट कहीं नहीं जाएगा। खराब दिनों में लीजिए, अच्छे दिनों में थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए। इस मार्केट में शॉर्ट मत जाइए, IT की तरफ अभी मत झुकिए, बैंकों में टिके रहिए, और ऑटो मुझे एक्सपेंसिव लगते हैं। गुड मॉर्निंग। एक जोमेटो पे भी आपका टेक चाहिए। अब 45-48 का जोमेटो ऑलरेडी 100 हो गया। अब आज एक नई रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की, कह रहे 115 भी हो जाएगा, कुछ वो चेंजेस भी कर रहे हैं। जोमेटो पे आपका टेक क्या है? ये पैसा डबल हुआ है 2-4 महीने में ही, बुक करके बाहर निकलना चाहिए या फिर अभी बने रहना चाहिए इसमें? डिम्पी, अब जोमेटो के अंदर एक प्रकार का, जब जोमेटो लिस्ट हुआ सबको लग रहा था ये फ्यूचर की बेस्ट कंपनी होगी। उसके बाद जोमेटो के अंदर ज़बरदस्त मारामारी हुई। मार्केट्स उनके जो लॉसेस थे, ब्लिंकिट का एक्विजिशन था, उसको लेकर के सहमत नहीं था, और जो स्टॉक था करीब 160-170 से कोलैप्स होकर के 40-41 रुपये तक 50 के नीचे आ चुका था। उस समय माहौल ख़राब था। जोमेटो के प्रमोटर आए, उन्होंने बोला कि जी हम प्रॉफिट कॉन्शियस रहेंगे और हम प्रॉफिट करके दिखाएंगे। तो मार्केट को उस बात का, मार्केट डिड नॉट टेक दैट थिंग वेरी सीरियसली। मगर उसके आसपास, मगर उस पिछले 2-3 तिमाही में कुछ बुनियादी चेंजेस हुए हैं कि ग्लोबल फंडिंग ड्राई अप हो चुकी है, बड़े स्टार्टअप्स को बर्न के लिए कैश नहीं मिल रहा है। जोमेटो ने काफ़ी अपनी कमर कसी है, जिसकी वजह से फूड डिलीवरी बिजनेस प्रॉफिटेबल हो चुका है, और जो ब्लिंकिट का एक्विजिशन था जिससे हम हाई ग्रोसरी बिजनेस बोलते हैं, वह भी ठीक हो चुका है। तो जोमेटो के अब 3 बिजनेस हैं। डाइन आउट बिजनेस ठीक चल रहा है। फूड डिलीवरी, जहाँ पे मार्केट को लग रहा था ONDC का इम्पैक्ट आया था, मुझे नहीं लग रहा था, मार्केट को लग रहा था ONDC का इम्पैक्ट आया था, वहीं आया है, और इनका ग्रोसरी बिजनेस जो है वह टर्न अराउंड हो रहा है। मगर अब जोमेटो की जो मार्केट कैप है करीब 1 लाख करोड़ के आसपास है। 1 लाख करोड़ कोई छोटी मार्केट कैप नहीं होती है किसी भी कंपनी के लिए। तो मेरा यह मानना है कि जोमेटो के अंदर जो एक शार्प सेल ऑफ आया था, जो सेंटिमेंट ऑफ लॉस की वजह से था, वह ख़त्म हो चुका है। मगर इसके अंदर जो एक सस्पेंस फैक्टर था कि भाई प्रॉफिट ये कब करेगा, वह भी ख़त्म हो चुका है। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जोमेटो एक्चुअली सेटल्स इनटू सम काइंड ऑफ एन रेंज। 1 साल पहले हम क्या बात बोलते थे, जोमेटो कितना घाटा करेगा, अब हम क्या बात करते हैं, कितना प्रॉफिट बनाएगा। तो जोमेटो का नैरेटिव चेंज हो चुका है, मेरा ये मानना है। ऑलराइट, बट आपने बहुत टाइमली इस पर अपना एनालिसिस दिया है, व्यूवर्स की हेल्प भी मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज इस सारे एनालिसिस को शेयर करने के लिए। तो जिस वजह से, जिस रिपोर्ट की बात भी कर रहे थे अभी डिम्पी भी जोमेटो पे और प्लेटफॉर्म फी चार्ज करने पर, उस पर रिपोर्ट्स कौन कौन सी आई हैं, और इनफैक्ट और सारी रिपोर्ट्स भी कंपाइल करके वमाक्षी लेकर आई हैं। आइए वमाक्षी से सारी रिपोर्ट्स की। वमाक्षी बताएं। जी बिल्कुल, शुरुआत करेंगे जोमेटो से ही। अगर हम देखें तो उनका जो प्लेटफॉर्म फ़ी चार्ज करने का जो मूव है वो
एक वो एक्सपेक्टेशंस के पहले आ चुका है और इनफैक्ट ये मूव का पॉजिटिव इम्प्लीकेशन हो सकता है यूनिट इकोनॉमिक्स पे, जिसके चलते मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है जोमेटो पर। इसके अलावा अगर हम देखें ब्रिटानिया भी हमारे रेडार पर है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि वॉल्यूम ग्रोथ फ्रंट पर कंपनी ने ये क्वार्टर में डिसअपॉइंट किया है, मगर मैनेजमेंट अभी भी फोकस है वॉल्यूम ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए और नेसेसरी एक्शंस उनकी तरफ से आ रहे हैं। EBITDA मार्जिन एक्सपेक्टेशंस है कि ये मेंटेन रहेंगे सिमिलर लेवल पर। और ओवरऑल अगर हम देखें मॉर्गन स्टैनली ने ब्रिटानिया पर अपनी ओवरवेट की राय को ज़रूर बरकरार रखा, मगर अपना टारगेट प्राइस स्लाइटली घटाकर 5013 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा अगर हम देखें PB फिनटेक भी हमारे रेडार पर है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि काफ़ी मजबूत पहली तिमाही कंपनी ने रिपोर्ट की है, स्पेशली कोर बिजनेस का प्रदर्शन जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन और एडजस्टेड EBITDA मार्जिन में भी और सुधार नजर आया है और इनफैक्ट ये दोनों ही अपने बेस्ट एवर लेवल्स पर आ चुके हैं और इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 810 रुपये प्रति शेयर का। इसके अलावा अगर हम देखें गोदरेज कंज्यूमर भी हमारे रेडार पर है। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है और JP मॉर्गन की तरफ से भी ओवरवेट की राय आ रही है। लार्जली ब्रोकरेजेस हाईलाइट कर रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम ग्रोथ नजर आ रही है ये कंपनी में। FMCG पैक में GCPL की टर्न अराउंड स्टोरी अभी भी जारी है और इनफैक्ट ये टॉप पिक है खासकर गोल्डमैन सैक्स के लिए उनके इंडिया कंज्यूमर स्टेपल स्पेस में। तो ओवरऑल ब्रोकरेजेस भी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं गोदरेज कंज्यूमर के नतीजों को लेकर। और आखिर में हम फोकस करेंगे टोरेंट फार्मा पर। जेफरीज की तरफ से होल्ड की राय आ रही है और गोल्डमैन सैक्स की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है, मगर इंपॉर्टेंट टू नोट कि दोनों ही ब्रोकरेज हाउसेज ने अपने टारगेट प्राइस को बढ़ाया है। लार्जली उनका कहना है कि Q1 का रेवेन्यू और EBITDA इन लाइन आया है, मगर मुनाफा कंपनी ने अनुमान से मजबूत रिपोर्ट किया है। जर्मनी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट्स का अच्छा प्रदर्शन रहा है, मगर इंडिया का जो ग्रोथ है वो स्टेडी रहा है। ओवरऑल ग्रोथ मोमेंटम सस्टेन रह सकता है और इनफैक्ट जर्मनी में रिकवरी नजर आ सकती है FY24 में। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें ब्रोकरेजेस पॉजिटिव नजर आ रहे हैं टोरेंट फार्मा को लेकर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वमाक्षी ये सारी रिपोर्ट्स हमें समझाने के लिए। तो कुछ स्टॉक्स भी पिक करते हैं जहां नंबर्स भी आए हैं और नंबर्स के बाद ब्रोकिंग हाउस के रिपोर्ट्स के बाद अब आपके लिए क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी। PB फिनटेक हमने देखा यार रेवेन्यूज भी बढ़े हैं और लॉस भी सिग्निफिकेंटली घटा है और इनफैक्ट PB फिनटेक पे ही अगर आप बात करें तो वहाँ पर कुछ अच्छी रिपोर्ट्स भी आई हैं। एक बार विनोद मोदी के साथ ये डिस्कस करते हैं स्टॉक को। विनोद, क्लियरली जो PB फिनटेक पे रिपोर्ट्स हैं, मैं कुछ पुल भी कर रही थी पॉइंट्स उनके बात करने के लिए कि उन्होंने क्लियरली कहा है कि कोर बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा सा हालांकि Q1 सीजनली थोड़ा सा वीक रहता है, लेकिन आप जो EBITDA मार्जिन है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो रहे हैं और बेस्ट एवर लेवल्स पर है। क्या ये जो अब जितने भी न्यू एज टेक स्टॉक्स देख रहे हैं जिनमें अच्छी मूव है और PB फिनटेक चल भी रहा है, आप इस पर अगर इन्वेस्ट करते हैं आपके हिसाब से क्या इसके लेवल्स हो सकते हैं अगर कोई इन्वेस्ट करे तो? वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका। डेफिनेटली अगर फिनटेक ओवरऑल बात करें तो सारी फिनटेक चाहे जोमेटो हो या पेटीएम अच्छे ही कर रहे हैं। मुझे लगता है PB फिनटेक की जिस हिसाब से नंबर्स कुछ क्वार्टर से आ रही है कंपनी भी अच्छी करनी चाहिए और जो नंबर्स आ रहे हैं वो बेहतर रूप में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ये कंपनी राइट, और उसमें जिस हिसाब से इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंप्रूव कर रहे हैं, अभी 50 से ज्यादा इनके प्रोडक्ट हैं दोनों में, चाहे इंश्योरेंस हो या फिर लेंडिंग प्लेटफॉर्म है राइट। तो प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट है, प्रोडक्ट मिक्स भी इंप्रूव हो रहा है। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जिसके वजह से इनके अर्निंग्स और इंप्रूव होंगे वो है इनके इंश्योरेंस ब्रोकिंग का जो लाइसेंस अभी इन्हें लगभग 1 साल पहले जो मिला है वो इनके मार्जिन को और बेहतर कराएंगे आने वाले समय में। तो मैं यहाँ ये सुनिश्चित नहीं कर पाऊंगा कि इनका जो नेट प्रॉफिट लेवल है कब पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली जिस हिसाब से अभी ये ट्रैक्शन चल रहा है प्रॉफिट के लेवल पे और ओवरऑल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में, तो मुझे लगता है 1-2 सालों में ये कंपनी नेट लेवल पे पॉजिटिव हो जानी चाहिए। एट द सेम टाइम मुझे वैल्यूएशन वाइज बात करें तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लुक एट, आई मीन ROE भी हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, ना भी अर्निंग्स पे बात कर सकते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल आई मीन प्राइस टू सेल्स के रेशियो के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है ये कंपनी एटलीस्ट 6-6.5 का प्राइस टू सेल्स रेशियो डिजर्व करता है, जिसके हिसाब से मुझे लगता है कि अभी भी इसमें यहाँ ये कंपनी में एटलीस्ट 15-20% का अपसाइड ये लेवल से देखने को बन सकता है नियर टर्म में। ओके ठीक है, 15 से 20% का मूव और भी देखने को मिल सकता है PB फिनटेक। वैसे काफ़ी चला है 550 के आसपास से, अब एक ऑलमोस्ट 800 हो चुका है। आप कुणाल बोथरा भी हमारे साथ जुड़े स्टूडियोज़ में, उनसे ज़रा बातचीत करते हैं। कुणाल सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप ज़रा अपने बताएंगे ट्रेडिंग कॉल्स क्या है? धन्यवाद शुभ इन्वाइट करने के लिए। तो 2 बाय कॉल यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। पहला बाय कॉल रहेगा L&T इन्फोटेक माइंडट्री पे। कल स्टॉक ने एक माइनर स्विंग ब्रेकआउट दिया है अर्ली चार्ट्स पे, तो सजेस्ट करूंगा बाय 5200 का टारगेट रख सकते हैं, 4980 का स्टॉप लॉस।
और लॉरस लैब्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इनफैक्ट 350 के आसपास हमने बाय कॉल दिया था 400 के टारगेट के लिए। स्टॉक 400 के लेवल्स को क्रॉस कर चुका है, बट मेरा मानना है कि मोमेंटम अभी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया है इस मूव में, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि जो मेजर ट्रेंड था नेगेटिव वो रिवर्स हो चुका है लॉरस लैब्स के लिए। तो ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है बाय के लिए। 425 का फ्रेश टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 385। ठीक है, ये भी स्टॉक्स आपने ट्रेडिंग रेडार पे रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल ट्रेडिंग आइडियाज़ के लिए। संतोष, दो स्टॉक मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, और वो कहीं ना कहीं डेटा प्रोटेक्शन बिल जो कल शाम को पास हुआ है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट या कुछ रब ऑफ वहाँ पे दिखने की आशंका है, ऐसा बाजार को लगता है, क्योंकि दोनों में डेटा सेंटर का कारोबार है। एक है अनंतराज इंडस्ट्रीज और दूसरा है ब्लैक बॉक्स। दोनों में डेटा सेंटर सेटिंग अप, ऑपरेट करना और खुद के चलाना, दोनों का कारोबार है। इनके जरा चार्ट चेक करके बताएं क्या लेवल्स दिखाई देते हैं। ब्लैक बॉक्स कल ही 10% चल गया था। बात करें तो ये स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में लगातार तेजी दिखा रहा है और हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। ऊपर में लग रहा है कि शायद 220 तक के टारगेट अचीव कर सकता है, तो अभी कोई वीकनेस के साइन नजर नहीं आ रहे। नीचे आप 185 के स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लैक बॉक्स में कल हमने एक अच्छी तेजी देखी थी, स्टॉक कल अच्छा मोमेंटम दिखा रहा था। हालांकि यहाँ पे थोड़े से क्वालिटी के कंसर्न्स रहते हैं, हालांकि टेक्निकली स्टॉक मोमेंटम में है तो आप इस मोमेंटम को प्ले कर सकते हो। नीचे आप स्टॉप लॉस अपना 207 पे लगा कर रख के, ऊपर में इमीडिएटली लग रहा है कि 250 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एक और आपको खबर बता दूं, वो ये है कि आप देख रहे हैं काफ़ी दिन से एनबीएफसीज काफ़ी चल रही हैं। एक और डिजिटल टाइप की एनबीएफसी है पैसालो डिजिटल। कल उनके प्रमोटर ने 15 लाख शेयर ओपन मार्केट से खरीदे हैं, तो आप इसको फिर अपने रेडार पे रखिएगा। पैसालो डिजिटल का चार्ट लेके आइए, डेज हाई पे बंद हुआ। कपिल 6 महीने में एकदम रॉकेट हो गया स्टॉक। अभी रिस्की है, दूर रहें या ट्रेड बन सकता है? जी, पैसालो के जो मैं चार्ट देख रहा हूँ, मंथली चार्ट देख रहा हूँ, वहां पे इसने क्लासिकल एक बैट ट्रैप की पैटर्न बनाई हुई है, क्योंकि काफी टाइम पहले ना इसने एक सपोर्ट लेके होल्ड करा था जो काफी महीनों तक टिका हुआ था, तो जो कि 57 के अराउंड को हुआ करता था। लेकिन काफी बार एक बिहेवियर फाइनेंस के परस्पेक्टिव में देखते हैं ना, तो स्टॉक प्राइस का जो सपोर्ट लेवल होता है, जो जब भी सपोर्ट लेवल आपका निकल जाता है तो एक बेरिशनेस क्रिएट करता है, लेकिन वो बेरिशनेस आपकी बहुत ज्यादातर टाइम नहीं चलती है। और नेक्स्ट बेस जो इसका सपोर्ट लेवल था 48 के यहाँ पे, वहां पे स्टॉक ने 4 महीने का बेस बनाया हुआ है, और इस महीने के जो 10 दिन हमें देखने मिले हुए हैं, तो वहां पे एक अच्छी से एक ब्रेकआउट देखने मिली हुई है। तो ये बैट ट्रैप का एक पॉजिटिव इंप्लीकेशन होता है, और वहां से स्टॉक अभी रिबाउंड होते हुए देखने मिल रहा है। तो हाई टाइम फ्रेम पे एक पॉजिटिव सेंस यहाँ पे बन रहा है, और लोअर टाइम फ्रेम पे नो डाउट ये स्टॉक अभी काफी पिछले 8-10 दिनों में बहुत ही अच्छी मोमेंटम कर चुका है, बट अभी भी मोमेंटम इसकी ऑन ही है। एंड जो इसके 68.95 69 के लेवल पे अभी चल रहा है, तो जो इसके 3 से 4 दिन के पहले का एक छोटा सा बेस था 64 के अराउंड का, तो वहां पे इसका एक स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर उसको होल्ड कर रहे हैं उसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट दिया हुआ है। एंड ऑन द हायर टाइम फ्रेम, ऑन द हायर साइड, उसके जो इमीडिएट रिएक्शंस हमें देखने मिलते हैं वो कहां पे 76 के लेवल के देखने मिलते हैं। तो 69 पे भी चल रहा है, 64 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा, और 75-76 की इसकी अपसाइड पोटेंशियल हो सकती है। ओके, ठीक है। तो ये तो बात हुई पैसालो डिजिटल की। कुछ और स्टॉक्स जो अभी हमें आशीषा भी बता के गई, जहां ब्लॉक्स लगे उसमें से एक स्टॉक था गति, जहां पर परंजू वेलेंट ने उन्होंने लगभग 8.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं, और साथ ही शिवालिक बाय मेटल में भी सॉक्जन ने यहाँ पर बाइंग की है। दोनों स्टॉक्स में आज कैसा मोमेंटम आ सकता है? इनफैक्ट बुफा सिक्योरिटीज ने भी 5 लाख शेयर्स खरीदे हैं। गति और शिवालिक बाय मेटल, इन दोनों स्टॉक्स के एक बार चार्ट चेक करके बताएं संतोष। यस, पहले गति की बात करें तो गति में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहा है। अभी पुल बैक आया, स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया। यहाँ पर इमीडिएटली मुझे लग रहा है 160 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, वहां जाके स्टॉक में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन 160 क्रॉस करता है तो और मोमेंटम बढ़ते दिखेगा, तो यहाँ पर बाइंग की सलाह रहेगी। दूसरा स्टॉक आपने कहा शिवालिक बायोरस, ठीक, स्टॉक का नाम रिपीट करें। शिवालिक बाय मेटल, राइट। ओके, सो इस स्टॉक में भी एक करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन अब अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है, तो ये 540 से 535 के सपोर्ट को होल्ड करने में कामयाब होता है, तो यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो ये जो करेक्शन आया है, ऐसे बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 489। ऊपर में अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है तो 680 पहला टारगेट रहेगा, 680 क्रॉस करता है तो 725 का नेक्स्ट टारगेट रहेगा। तो ये तो बात हुई दो स्टॉक्स की जहां पर अच्छी मूव्स थी। इसके अलावा जो दूसरे स्टॉक्स हैं, आयोनॉक्स विंड, ये स्टॉक कुछ दिन पहले इनफैक्ट शरद हमारे खास सेगमेंट
क्या खबर है, मैं बता के भी गए थे कि यहाँ पर ब्लॉक डील 500 करोड़ की लग सकती है और प्रमोटर एंटिटी अपना सेल कर सकती है स्टेक। इस पर इनफैक्ट 5% डिस्काउंट पर हो सकती है ये डील आयोनेक्स एनर्जी पर। आज इस पर कैसा एक रिएक्शन आ सकता है वैशाली? वैशाली, एक बार आयोनेक्स मिंट के चार्ट चेक करके बताएं, पीछे बहुत चला भी है ये स्टॉक, क्या ये थोड़ा प्रेशर आ सकता है? डेफिनेटली। सो एक्चुअली ये स्टॉक मैं जैसे देख रही हूँ तो थोड़ा एग्जॉस्शन दिख रहा है एंड स्टॉक वाइज ये कंसोलिडेशन पे है। सो आई थिंक 200 शुड होल्ड एज अ मेजर सपोर्ट। अगर 200 लेवल्स टूटते हैं तो फर्दर प्रॉफिट बुकिंग भी देख सकते हैं टुवर्ड्स 190 टू 195। सो आरएसआई भी मैं देख रही हूँ थोड़ा नेगेटिव डाइवर्जेंस है। सो आई वुड से दैट 200 इज द लेवल टू वॉच। अगर ये लेवल टूटता है तो एक बार एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, अदानी ग्रीन्स पे आप कुछ ट्रेड करेंगे आज कपिल? कल एक बड़ा ब्लॉक ने हाथ बदला हुआ है, कतर इन्वेस्टर्स आए हैं अंदर। जी, अदानी ग्रीन के फिलहाल तो काफी एक सुर्खियों में रहा हुआ है कि अब स्टेक सेल है या फिर कतार इन्वेस्टमेंट ने यहाँ पे बाई किया हुआ है। तो शुरुआती तो स्तर पे हमने देखा था 12% का एक डिक्लाइन मोमेंटम था, लेकिन इंट्राडे में काफी हद तक उसने रिकवर किया एंड एट द एंड 5% का अराउंड उसने क्लोज किया हुआ था। लेकिन ट्रेड के पर्सपेक्टिव से अभी भी मुझे इस पे चार्ट पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है, क्लैरिटी नहीं आती है, क्योंकि इसका जो हम हिस्टोरिकल चार्ट देखते हैं तो काफी सपाट रहा हुआ है और एक आध 2 दिन की उसकी मोमेंटम आती है और उसके बाद में स्टॉक प्राइस रिट्रेस काफी कर चुका है। तो इस स्टॉक पे टेक्निकली इतनी कुछ क्लैरिटी नहीं है कि जहां पे हम ट्रेड इनिशिएट कर पाए। ठीक है अक्षय, BEML के अंदर कोई ट्रेड है क्या? खबर यह है कि इनको एक ऑर्डर मिला है 3000 करोड़ रुपए के आसपास का। BEML तो बीएमएल का चार्ट पैटर्न अगर मैं देखूं तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ट सेटअप है इसका। इसने 1650 पे एक पॉजिटिव ब्रेकआउट करा था, वहां से इसने मोमेंटम पकड़ा है। तो ये मोमेंटम जारी रहेगी। लास्ट 3 दिनों में थोड़ा सा एक स्टॉक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, पर मेरा मानना है वापस मोमेंटम पिकअप कर लेगा। तो जरूर आपके पास अगर है शेयर तो आप होल्ड कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 1880। अगर फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो भी राय रहेगी कि आप खरीदारी कर सकते हैं सेम स्टॉप लॉस के साथ। इसके टारगेट करीबन बनेंगे 2150 से 2200 ऊपर के स्तर में। ठीक है, ये तो हो गया BEML। विनोद, ये पिरामल फार्मा का आज राइट्स इशू का आखिरी दिन है। 81 रुपये में मिल रहा है राइट्स, 102 रुपये का भाव चल रहा है। लेना चाहिए क्या पिरामल फार्मा? आपने देखा है? सभी मैंने नहीं देखा ये कंपनी अजय जी, बट ओवरऑल फार्मा स्पेस डेफिनेटली लुक्स टू बी गुड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर रिजल्ट्स के भी देखे, कंपनियों के कुछ कमेंट्री भी समझे ना, तो फार्मा कैन डू क्वाइट वेल कमिंग ऑन, एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वन यूएस में जो प्राइसिंग प्रेशर की जो इश्यू थी वो अभी नहीं है, वो ईज आउट हो गया टू लार्ज एक्सटेंट। एट द सेम टाइम ये सारे कंपनियों के जो RM कोस्ट का जो इश्यू था वो भी अभी सॉर्ट आउट हो चुका है, तो जिसके वजह से मार्जिन काफी बेहतर दिख रही है। तो मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ ऑल दिस 3 रीजन एट द सेम टाइम जेनेटिक्स और फॉर्मुलेशन दोनों सेगमेंट्स में जो ट्रैक्शन दिख रहा है, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि कंपनियां अच्छी कर सकती है, चाहे वो डॉक्टर रेड्डी हो या फिर फॉर द मैटर डिवीज हो। एक बार चार्ट चेक ले लेते हैं। वैशाली, आप जरा चार्ट चेक करके बताएंगी पिरामल फार्मा का? स्टॉक में फिलहाल इट हैज लॉस्ट द स्टीम, बट लेट्स वेट। एक बार 105 110 को क्रॉस करता है तो एक रिन्यूड स्ट्रेंथ आएगी एंड वी कैन लुक फॉर अ टारगेट ऑफ 120। और फिलहाल अभी भी लेना चाहेंगे तो 96 के स्टॉप लॉस के साथ। का एक और बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है ITD सीमेंटेशन। कपिल, जरा ITD सीमेंटेशन के चार्ट देखिए। बड़े बड़े बाजार के दिग्गज लोग इस स्टॉक के अंदर हैं शामिल। कल रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है, इसलिए मैं, और ये दिनों बाद स्टॉक एक बार 3 महीने का चार्ट दिखाइए, साइडवेज हो गया था। क्या ये इसकी रिजल्ट की वजह से ये वापस से रेडार पे आ सकता है? आप जरा चार्ट चेक करके बताएंगे इसके, कपिल? जी, ITD सीमेंटेशन के एक मंथली चार्ट पे देखता हूँ तो काफी अच्छी मोमेंटम आई हुई है और अपने प्रीवियस पीक पे भी है, लेकिन वहां पे अभी तक कुछ नर्वसनेस, सेलिंग प्रेशर नहीं देखने मिल रही है। और जब भी मैं लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जब भी इंटरमीडिएट करेक्शंस आए हुए हैं तो उसकी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के यहाँ पे उसके डिक्लाइनिंग मोमेंटम खत्म हो जाते हैं और वहां से फ्रेश अपसाइड मोमेंटम देखने मिली हुई है। तो 3-4 दिन पहले जो एक नेगेटिव मोमेंटम आई थी वो भी कहाँ पे एक मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके प्राइसेस ऊपर चल रहे हैं।
अभी तक कोई ब्रेकआउट तो नहीं देखने मिल रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर इसका काफी ऊपर है। इसके जो ब्रेकआउट के लेवल हम देखते हैं, क्योंकि पिछले 3 से 4 दिनों की समय अवधि में स्टॉक प्राइस के कंटिन्यूस हाई हमें कुछ 188 के यहाँ पे हमें कंटिन्यूसली देखने मिल रहे हैं। तो एक बार 188 का लेवल क्रॉस हो जाता है तो ऐसा लगता है कि स्टॉक प्राइस और ऊपर में मूव करना चाहिए। तो थोड़ा सा एक कंडीशनल बाई की तरह देखना चाहिए कि 188 के ऊपर उसका टेक्निकल ब्रेकआउट हम देख सकते हैं, और उसके बाद में जो नेक्स्ट बेस्ट जो इसका रेजिस्टेंस लेवल आता है, जो उसके प्रीवियस हाई बने थे 2018 के लेवल के यहाँ पे 218 के लेवल के यहाँ पे, तो उतने अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकती है। तो 188 के ऊपर पॉजिटिव अप टू 218 के लेवल। ठीक है, आईटीटी सीमेंट पर ये बात रही। कुछ और जो नंबर्स आए कल, उसमें मैक्स हेल्थ के भी नंबर्स आए, और एक बार अक्षय भागवत के साथ इसका चार्ट चेक करते हैं। अक्षय, क्योंकि मैक्स हेल्थ केयर पर अच्छा खासा प्रेशर था, जितने भी बड़ी हेल्थ केयर कंपनीज थी, मैक्स हेल्थ केयर हो, अपोलो हॉस्पिटल, लेकिन कल इसने एक बड़ा रिबाउंड दिखाया। नंबर्स में भी मार्जिन एक्सपेंशन भी कल देखने को मिले। क्या आज इसमें फॉलो बाइंग के चांस बन रहे हैं? जी बिल्कुल प्रियंका जी, कल मैक्स हेल्थ ने एक ओवरसोल्ड टेक्निकल ट्रेडिंग जोन से एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल मोमेंटम वाला कैंडल देखने को मिला है। तो ये फॉलो थ्रू मोमेंटम आपको आज इंट्राडे में देखने को मिलेगा, जो ऊपर के स्तर में 610 तक शॉर्ट टर्म में अपने को वापस देखने को मिल सकता है। तो मोमेंटम राइड करने वाली बात है। थोड़ा भी डिप भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसको करंट रेट से भी बाय करके चले। आपका स्टॉप लॉस कल का जो कैंडल था, मोमेंटम कैंडल, उसका लो बनेगा जो करीबन 539 था, उसके नीचे बनेगा स्टॉप, और अब 610 के टारगेट से ये ट्रेड में बने रहे। लेवल आपको मैक्स हेल्थ केयर पर दिखते हैं। ठीक है, अब दो खास स्टॉक्स जो आपके लिए फंडामेंटल राय लेकर, फंडामेंटल रैशनल लेकर हमारे साथ पंकज पांडे हमारे खास सेगमेंट मुनाफे का फंडा में जुड़े हुए हैं। आइए उनके आज की पिक समझते हैं। गुड मॉर्निंग पंकज, बताएं कहाँ कमाई करा रहे हैं आप हमारे व्यूअर्स की? हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर हैविंग मी। आई थिंक जो ओवरऑल आप केपेक्स साइकिल देखेंगे, मुझे लगता है कि ये काफी स्ट्रांग होती जा रही है, एंड जो मेरे दोनों रिकमेंडेशन है उसी सेक्टर को बिलोंग करते हैं। तो पहला कंपनी है अनूप इंजीनियरिंग, जहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 2590 का है। ये कंपनी हीट एक्सचेंजर बनाती है, प्लस डिजाइनिंग फैब्रिकेशन करती है, प्रोसेस इक्विपमेंट बनाती है, एंड जो भी आपका रिफाइनरी में केपेक्स होता है, फर्टिलाइजर में केपेक्स होगा, केमिकल साइड में केपेक्स होगा, ये इस कंपनी का बेनिफिशियरी रहना चाहिए। FY23 में इस कंपनी का जो टर्नओवर था करीब 411 करोड़ था, एंड जो कि 43% अप था। एंड जो कंपनी का जो ओवरऑल विजन डॉक्यूमेंट है, वहां पे जो इनका एक्सपेक्टेशन है कि वो 1000 करोड़ तक का टर्नओवर अचीव करना चाहते हैं बाय FY27। तो आप अगर उसके हिसाब से देखें तो 25% का ग्रोथ कंपनी चेज कर रही है। FY24 में करीब जो ऑर्डर इनफ्लो एक्सपेक्टेड है करीब 600 से 650 करोड़ है, एंड Q1 में इनकी शुरुआत अच्छी हुई, करीब 245 करोड़ के ऑर्डर मिले, एंड जिसमें 70% जो ऑर्डर्स हैं वो एक्सपोर्ट साइड में मिले, एंड एक्सपोर्ट साइड में मार्जिन थोड़े बेटर रहते हैं। नाउ ओवरऑल लास्ट 3 साल में कंपनी 18% 19% के आसपास में ग्रो की है, बट आगे जाके मुझे लगता है कि ऑर्डर बुक अच्छी है तो करीब 26% की ग्रोथ इस कंपनी में पॉसिबल होगी। मार्जिन लास्ट ईयर इनका ओवरऑल इम्पैक्टेड था, बिकॉज FY20 में मार्जिन प्रोफाइल इनका काफी अच्छा था, 28% था, जो गिर के करीब 20% हो गया था। तो मार्जिन रिकवरी भी हम देख रहे हैं आगे जाके 22.5% एंड 24.5% अगले 2 सालों में। तो उसकी वजह से जो इनका जो टॉप लाइन ग्रोथ होगा करीब 26% होगा, बॉटम लाइन ग्रोथ और भी अच्छी होने वाली है, करीब 41% होने वाली है। एंड जितने भी आप कैपिटल गुड्स प्लेयर्स देखेंगे उनका पी मल्टीपल काफी, क्योंकि स्टॉक्स चले हैं तो ओवरऑल पी मल्टीपल्स काफी ज्यादा थे। ये कंपनी रिलेटिवली फिर भी अट्रैक्टिव है एट अबाउट 25 टाइम्स FY25 बेसिस। तो हमें लगता है कि ये कंपनी यहाँ से अच्छा करना चाहिए। इसमें प्राइस अप्रिसिएशन ऑलरेडी हुआ है, बट स्ट्रक्चरली ये कंपनी हमें काफी अच्छी लगती है। दूसरी जो कंपनी मैं रिकमेंड करना चाहूंगा वो सागर सीमेंट होगी। आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखेंगे सीमेंट सेक्टर में एक कहीं ना कहीं M&A एक्टिविटी बढ़ रही है, जैसे कि अंबुजा ने सांगी सीमेंट का एक्विजिशन किया। ये कंपनी साउथ बेस्ड कंपनी है, 10 मिलियन टन का कैपेसिटी है, करीब 54% कैपेसिटी इनका आंध्रा में है, प्लस कुछ मध्य प्रदेश में 8-10%, कुछ तमिलनाडु में है और कुछ कर्नाटका में। नाउ लास्ट अगर 3-4 साल में देखेंगे तो इनका कैपेसिटी ग्रोथ काफी एग्रेसिवली हुआ है, करीब 15% के एगर से हुआ है।
एंड आगे जाके हमें लगता है कि इसका जो वॉल्यूम ग्रोथ होगा, क्योंकि इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन अच्छा किया है, तो 25% का वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं 24 में होगा, एंड उसके बाद में करीब 10% का वॉल्यूम ग्रोथ होगा, तो 6.7 मिलियन टन 2025 तक कर सकते हैं। सीमेंट कंपनी में एक जनरली प्रॉब्लम रही है कि उनका फ्यूल कॉस्ट काफी इम्पैक्ट की वजह से एबिटा पर टन इम्पैक्टेड रहा है, एंड ओवरऑल हमें लगता है कि सारे सेक्टर इंक्लूडिंग दिस कंपनी में सेकेंड क्वार्टर के बाद से आपका जो एबिटा पर टन है वो इम्प्रूव होना चालू होगा, एंड क्योंकि फ्यूल कॉस्ट नीचे आई है, तो ओवरऑल हमें लगता है कि इसका एबिटा पर टन FY24 में करीब 600 रहेगा, एंड 700 करीब 2025 में रहेगा। तो इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो अच्छा होगा, 18% के आसपास में होगा। प्रॉफिट करीब आई थिंक इनका पीक प्रॉफिट 185 करोड़ था, एंड पिछले 1-2 सालों में इनका प्रॉफिट काफी इम्पैक्ट हुआ था बिकॉज कंपनी काफी एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही थी। हमें लगता है कि वो आगे जाके बेटर होगा, 175 करोड़ पे होगा ना, क्योंकि कंपनी ने काफी एग्रेसिवली एक्सपेंशन किया था, तो इनका जो डेट था वो करीब 400 से 1470 करोड़ हो गया था। ओवरऑल हमें उम्मीद है कि 25 में ये 350 करोड़ का एक फ्री कैश फ्लो थ्रो करेंगे, तो उससे उनका उतना डेट कम होगा। प्लस कंपनी ने आंध्रा सीमेंट दिया था, तो उसके साथ में उनको स्पेयर लैंड मिला था, जहाँ पे 107 एकड़ करीब लैंड है, जिसकी वैल्यू करीब 400 करोड़ हमारे हिसाब से लगती है। तो आई थिंक वो भी कंपनी यूज करेगी डेट को रिड्यूस करने में, एंड विच इज व्हाई हमें लगता है कि ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 305। ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये दोनों स्टॉक्स बताने के लिए, इसके पीछे के रैशनल और साथ ही शेयर्स। अनूप इंजीनियरिंग के ऊपर मुझे एक क्विक फॉलोअप पूछा था पंकज से कि ये FY24 या 25 का टॉप लाइन बॉटम लाइन क्या एस्टिमेट है आपका? ओवरऑल 26% का ग्रोथ हम अगले 2 साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 23 से 26 तक, 25 तक। ओके ठीक है, अब कुछ और स्टॉक्स। पंकज बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया और दोनों स्टॉक्स की अच्छे से रिसर्च करके हमको बताया, और साथ ही स्टॉप लॉसेस, टारगेट भी, अवधि भी, ये सब कुछ आपने क्लियर किए हैं। आगे बढ़ते हैं, 2-4 शेयर जरा और पता कर लेते हैं। एक खबर BF यूटिलिटीज़ का पहले चार्ट चेक करवा लेते हैं एक बार। कपिल आप जरा देखेंगे BF यूटिलिटीज़, ये ट्रेडर्स का फैंसी शेयर है और कल इसका थोड़ा ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, तो एक बार जरा चेक करके बताएं आज इसमें कोई ट्रेड बनेगा कि नहीं बनेगा। जी, BF यूटिलिटीज जैसे आपने सही बताया कि जब भी मेरा करियर का स्टार्टिंग पॉइंट था, तभी यानी BF यूटिलिटीज का काफी ज्यादा एक अट्रैक्शन हमें देखने मिलता था। हालांकि समय जाते हुए स्टॉक में काफी स्टेगनेंसी भी हमें देखने मिली हुई है, लेकिन फिलहाल के टाइम पे जो स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड जो स्ट्रक्चर पहले बना था, वो 270 के कुछ लेवल थे, वहां पे ब्रेकआउट होकर रिटेस्ट करके अभी फिर से प्राइसेस वहां पे अपमूव कर रहे हैं। काफी वीक के बाद में, आई थिंक 10 वीक के बाद में हमें कुछ एक अपसाइड मोमेंटम देखने मिला हुआ है, और लाइन चार्ट के बेसिस में उसके ऊपर भी हमें सस्टेनेबली देखने मिल रही है। तो स्टॉक में कल के दिन में काफी अच्छा मोमेंटम आया था, 6-7% से ऊपर था। सो आई बिलीव दैट के 399 करंट के लेवल से लेके जो इसके जो इंटरमीडिएट पॉइंट है 385, तो आपको 15 पॉइंट की एक रेंज बनती है पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से, क्योंकि काफी बार जब ये स्ट्रक्चर आपका साइडवेज से पहली बार उभरता है, तो तुरंत से ही मोमेंटम नहीं आती है, काफी बार थोड़ा सा रिट्रेस करके बाद में फिर से पिकअप करता है। तो जब भी हम इसका बाय का व्यू का अप्रोच बनाते हैं, तो वैसे हमें सोचना चाहिए कि 385 तक हम स्टॉक को एक्यूमुलेट कर पाए, इसके पहले का स्टॉप लॉस ना रखें, क्योंकि वहां पे स्टॉप लॉस रखने से स्टॉप लॉस होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो 385 का इसका एक एक्यूमुलेशन बनता है, और ऊपर में जो इसके पहले के काफी सारे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स हमें देखने मिले हुए थे, तो वहां तक इसके अपसाइड मोमेंटम हो सकती है। तो लेवल वाइज स्टॉक के जो इमीडिएट अपसाइड मोमेंटम है, वो कहां ना कहां पे 435 440 की यहाँ पे बनती है। तो स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए, और 445 तक की 435 से 440 तक की इसके अपसाइड मोमेंटम हमें देखने मिल सकती है। अब चंदन तापड़िया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनका भी स्वागत करते हैं। चंदन जी गुड मॉर्निंग, आप अपने जरा शेयर्स के साथ शुरुआत कीजिए, आपके ट्रेडिंग कॉल्स यानी कि आज के शेयर्स कौन से हैं? जी नमस्कार। देखिए बाजार में नीचे के स्तरों से पिछले 2-3 दिनों में रिकवरी देखी है। निफ्टी 3 दिन पहले 19,300 तक फिसला था और वापिस ये 19,600 तक रिबाउंड करने में कामयाब रहा। अच्छी बात यह कि ग्लोबल मार्केट अच्छे रिकवर है, और डाउ को आप देखें तो मात्र 200 अंकों की दूरी पे अपने नए लाइफ टाइम हाई पे। तो ग्लोबल मार्केट कंपैरेटिवली सपोर्टिव है, इसके लिए बायो डिक्लाइन का रेजिस्टेंस यहाँ पे भी बरकरार रहेगा। हमारा मानना है कि 19,450 के सपोर्ट से निफ्टी में लॉन्ग इंटेक्ट रखना चाहिए। ऊपर में 19,800 19,850 तक के टारगेट बनेंगे। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो 19,560 के ऊपर निफ्टी होल्ड करता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस बननी चाहिए।
अब स्टॉक वाइज फोकस करें तो पहला ट्रेड यहाँ पे रहेगा M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। काफी अच्छे प्राइस सेटअप है, हल्का सा डिप कुछ दिन पहले हुआ था, वापस खरीदारी में तब्दील हुआ है, तो मोमेंटम बनना चाहिए। 1500 के सपोर्ट से 1585 का टारगेट रहेगा। दूसरा ट्रेड सेटअप रहेगा PFC। आप देखोगे PFC REC में वन वे रैली देखने को मिल रही है और ये मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। इनफैक्ट लोअर टर्म टाइम फ्रेम में यहाँ पे पोल एंड फ्ले के पैटर्न बने, इमीडिएट हर्डल को डिसाइसिवली सरपास किया है, तो 261 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में 275 280 तक के टारगेट आपको PFC पावर फाइनेंस में बनने चाहिए। ठीक है, 2 शेयर हो गए, एक तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दूसरा M&M। ये दोनों आज चंदन के ट्रेडिंग कॉल्स में शामिल हैं। अब जरा खुश बोरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करते हैं और उनसे पता करते हैं उनकी ट्रेडिंग कॉल। खुश, गुड मॉर्निंग। आप जरा बताएं आपके आज के ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? जी हाँ डिम्पी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। जस्ट अ क्विक वर्ड ऑन द इंडिसेस। बायस यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, हालांकि हम 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं और 19600 के कॉल पे अच्छा खासा बेस है। अगर हम इसके ऊपर थोड़ी देर सस्टेन करते हैं देन आई बिलीव 19600 पे जो कॉल राइडर्स हैं उनको कवरिंग करनी पड़ सकती है। सो यहाँ पे बायस पॉजिटिव रखे। 19800 का यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, तो वो टारगेट के तौर पे ऐड करेगा। 19400 to 450 ये आपके लिए सपोर्ट रहेंगे। बैंक निफ्टी 44500 सपोर्ट एंड 45400 जो है ये आपके लिए रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेगा। आई वुड प्रेफर निफ्टी ओवर बैंक निफ्टी। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, 2 पिक्स है मेरे, दोनों ही कैश सेगमेंट्स हैं इंसिडेंटली आज। पहला है एस्ट्रा माइक्रो। स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया है, हल्की सी पॉजिटिविटी हमने इसमें कल देखी थी। हम लग रहा है कि यहाँ पे जो हमें हल्का सा अपटिक देखने मिल रहा है, ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। जो इसके रिसेंट हाइस थे उनको भी स्टॉक टच कर सकते हैं और नए हाइस भी बना सकता है। बट ट्रेडिंग लिहाज से अगर आप लें 375 385 के 2 टारगेट्स के लिए 355 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक जो हैज बीन वन ऑफ माय टॉप पिक्स फॉर द लास्ट 3 to 6 months व्हिच इज तेजस नेटवर्क्स। बहुत ही शानदार तेजी हमने देखी है स्टॉक में, करीब 350 400 के लेवल से ये ऑलमोस्ट 900 के लेवल्स तक जा चुका है। अच्छा खासा जंप दिखाया था। रिजल्ट्स के चलते थोड़ी सी इसमें फॉल आई थी, थोड़ी शार्प फॉल आई थी, बट 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करके स्टॉक एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में है। यहाँ पे आप पोजिशनली भी ले सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से लें तो 850 875 के टारगेट्स के लिए से बाय करें। 810 ये जो है ये लेवल आपके लिए एज अ स्टॉप लॉस एक्ट करेगा। ओके, देखिए आपके टिकर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लैश इस समय चल रहा है और ये बहुत ज़रूरी बताना है, क्योंकि एक हफ्ते पहले हमारे सहयोगी जो रिसर्च है उन्होंने बताया था कि इसके अंदर एक बड़ा ब्लॉक आने वाला है और ये खबर पर लगी है प्यारी सी मोहर। और रीज़न क्या है कि आपको 5% ऊपर, अभी हमने एक हफ्ते पहले आपको 210 207 के आसपास पे एक खबर बताई थी कि 500 करोड़ का ब्लॉक आएगा और डिमांड बहुत अच्छी है। डिमांड बहुत अच्छी है, ये डिस्काउंट ही नहीं था कोई। आपको सबसे पहले काम की चीज़ यहाँ ईटीएन स्वदेश में मिलेगी, तो जीरो डिस्काउंट। 500 करोड़ का ब्लॉक लास्ट टाइम आपने कब देखा था? बिना डिस्काउंट के, यानी डिमांड बहुत अच्छी है। प्रियंका आप एक बार ज़रा टाइप करवाएंगी? अभी अभी हमारे सोर्सेज ने ये भी बता दिया कि 3 बड़े म्यूचुअल फंड्स ने इन्होंने मान लिया है, निपॉन ने, बंधन म्यूचुअल फंड ने और प्रूडेंशियल ने और कुछ FIIs ने। तो ये ब्लॉक हो गया है 500 करोड़ का बड़ा सौदा, म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं और स्टॉक 5% ऊपर है। यहाँ से कुछ क्या करना चाहिए? कुछ अगर हम लेके बैठे हैं, स्वदेश के रेगुलर व्यूअर हैं और हम पोजिशनल ट्रेड करते हैं, और क्योंकि विनी ने या फिर शरद ने ये क्या खबर है सेगमेंट में ब्रेक की थी स्टोरी कि बुक बन रही है, बुक बहुत स्ट्रांग है, ओवर सब्सक्राइब हो सकती है, बड़ा डिस्काउंट शायद ना भी हो, 500 करोड़ का ब्लॉक एक हफ्ते में गिरेगा, वो तो गिर गया। अभी क्या करना चाहिए? हमारे पास माल है, राइड करें। जो मुनाफा हो रहा है आपको, जो इस खबर सुन के, जो इस न्यूज को सुन के जिसने भी लिया हो, कोई कारण ही नहीं है आपका फिलहाल यहाँ पे बेचने का, क्योंकि आप देखिए जो इस स्टॉक में जंप आया था 110 के लेवल्स थे समवेयर एंड ऑफ मई के आसपास। अगर मैं थोड़ा और पीछे जाऊं तो 100 रुपए से ऑलमोस्ट डबल हो चुका है स्टॉक, इनफैक्ट डबल से ज्यादा का मूव आ चुका है इन लेस देन अबाउट 4 months टाइम। तो इसके बाद भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कहीं भी आपको ओवर हीटिंग के संकेत नहीं मिलेंगे। 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करके चल रहा है और पिछले 10 से 15 दिनों का एक अच्छा कंसोलिडेशन था, जिसका आज एक ब्रेकआउट देखने मिलेगा। तो अगर आपने ये खबर स्वदेश पे सुन के ली हो, बिल्कुल आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहें, होल्ड करें, इस पोजीशन को राइड करें। मैं तो कहूंगा अगर आपको डिप्स मिल भी जाए, व्हिच लुक्स अ लिटिल अनलाइकली राइट नाउ, लेकिन अगर आपको डिप्स मिल भी जाए करीब 200 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास, तो और अक्यूमुलेट कर सकते हैं। अपसाइड पे 240 और 255 के जो 2 लेवल्स हैं ये मुझे एज ए नियर टर्म टारगेट्स नजर आ रहे हैं। तो 205 के स्टॉप लॉस से मैं मेरी पोजीशंस होल्ड करूंगा 240 और 255 के टारगेट्स के लिए।
तो आप अभी होल्ड करके रखेंगे आयोनॉक्स विंड और 5% आपको प्री ओपन में ही दिख रहा है। देखना होगा कि खुलने के बाद किस तरह की मूवमेंट आती है। लेकिन इस बीच आज बाजार पर निकुंज अपना क्या व्यू बना रहे हैं एक बार वो भी समझ लेते हैं। जब सुबह हमने उनसे बात की वही आपको कन्विक्शन फिर से सुनवाते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि एफआई की सेलिंग को लेकर की बड़ी चिंता आएगी, और अगर एफआई बेचता तो वापस सबसे पहले आएगा, बिकॉज ये जो फ्लोज है, आउटफ्लोज हैं, वो दूसरे मार्केट्स में भी हुए हैं। तीसरा, इसका मतलब मार्केट में क्या होगा, मार्केट में एक तरफा मूव जो था वो ख़त्म हो चुका है। अब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा पेशेंट होना चाहिए, शॉर्ट मत करिए। आपके जो ट्रेड्स हैं वही हैं अभी भी। एक नया ट्रेड मुझे जो उभरता इस समय दिख रहा है वह मुझे दिख रहा है सिलेक्ट फार्मा, जिसकी भी हम बात कर चुके हैं। तो कोई नया बहुत परिवर्तन नहीं है मार्केट में लेकर के। अगस्त वॉलेटाइल रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा, डाउनवर्ड बाइस रहेगा, और एफआई को लेकर के मुझे चिंता नहीं है। हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, मार्केट्स आर नो लॉन्गर अ वन ट्रिक पोनी, तो वही हो रहा है। बुल मार्केट करेक्शन जो होता है ना, वो काफ़ी शार्प होता है, बहुत टॉरेंट होता है, और जब आपको एहसास होता है उससे पहले ख़त्म हो जाता है। सही है। तो ये बुल मार्केट है, बुल मार्केट में करेक्शन आएगा। हमने इस बुल मार्केट में इस साल अप्रैल के बाद करेक्शन नहीं देखा है, और शायद ये पहला पैच था जिसके अंदर हमने बड़ा करेक्शन देखा था। मेरा यह मानना है मार्केट का जो रुख था ऊपर की तरफ था, अब मार्केट का जो बायस है वह रेंज बाउंड हो जाएगा विद अ डाउनवर्ड बायस। तो मार्केट कहीं नहीं जाएगा। खराब दिनों में लीजिए, अच्छे दिनों में थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए। इस मार्केट में शॉर्ट मत जाइए, आईटी की तरफ अभी मत झुकिए, बैंकों में टिके रहिए, और ऑटो मुझे एक्सपेंसिव लगते हैं। राइट, ठीक है। सो ये भी साथ में उन्होंने ऐड किया था कि इस हफ्ते की जो आरबीआई पॉलिसी उन्हें वो एक नॉन इवेंट लग रही है, और 3 जो सेक्टर्स उस पर क्लियरली कह रहे हैं कि उन्हें ऑटो वीक लग रहे हैं, और आईटी पर भी अभी बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं बन रही है। ठीक है, ये तो निकुंज का व्यू है। बढ़ते हैं आगे और एक बार एक क्विक रिकैप पूजा के साथ ले लेते हैं आज के सारे बड़े एक्शन स्टॉक्स का। पूजा बताएं। जी, एक्शन दिख सकता है BEML में। यहाँ पर कंपनी को ऑर्डर मिला है करीब 3,177 करोड़ का। बैंगलोर मेट्रो रोलिंग स्टॉक सप्लाई करने के लिए ऑर्डर मिला है, तो इस पर नज़र रखिए। मणप्पुरम फाइनेंस में भी एक्शन एक्सपेक्टेड है। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस के जो नंबर्स आए पहली तिमाही के, वो अनुमान से बेटर थे, तो उसका एक रिएक्शन यहाँ पर कंपनी में देखने का अनुमान है। इसके अलावा कुछ नतीजे भी फोकस में रहेंगे। टोरेंट फार्मा के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं, और यहाँ पर हमने देखा कि मुनाफे में 10% की ग्रोथ, और मुनाफे में 6% की ग्रोथ, और आय में भी बढ़त देखने को मिली है। ITD सीमेंटेशन के नंबर्स भी काफ़ी मजबूत आए हैं। आय में 66% की बढ़त है, मुनाफा 70% से ज़्यादा बढ़ा कंपनी का, और इंडिया ग्लाइकॉल्स के नतीजे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। स्पेशली मुनाफे के फ्रंट पर अगर देखेंगे तो 70% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है, और मार्जिन भी 3.3% से बढ़कर 5.3% की कंपनी ने पोस्ट किया, तो इसका भी एक्शन आज एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ये कुछ एक एक्शन स्टॉक्स। अब क्या खबर है, एक सेगमेंट है हमारा जिसमें हम आपको एक ऐसा शेयर बताते हैं जिसमें कोई ना कोई न्यूज़ है। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए। जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला है किर्लोस्कर ब्रदर्स, और यहाँ पे जो है चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं कि कंपनी को एक बड़ा कमर्शियल ऑर्डर मिल सकता है पंप्स का यूएस के मार्केट से। और याद रखिए, जो कंपनी जो है लॉन्च भी नए प्रोडक्ट्स कर सकते हैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में। आपके इंटरनेशनल बिजनेस में जब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं तो वो हायर मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स रहते हैं। इसके अलावा स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है कि री रेटिंग देखने मिल सकती है आपको किर्लोस्कर ग्रुप ऑफ कंपनीज में। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो एंसिलरीज की, जो कैपेक्स के एंसिलरीज की थीम है, उसमें भी जो है टोटल प्ले चल रहा है। अब देखा जाए तो स्टॉक लगभग 3 गुना इस साल भाग चुका है ऑलरेडी, और आगे जाते हुए जो आउटलुक आ रही है वहाँ पे चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं कि ओवरऑल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है लगभग 60 to 70% आ रहा है कंसोलिडेटेड बेसिस पे। और मैनेजमेंट ने भी कहा है कि जो डोमेस्टिक बिजनेस है वो लगभग 6 से लेकर 7% तक जो है ग्रो करने वाली है। चैनल चेक्स ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि एक अच्छी इंक्वायरी देखने मिल रही है इंडस्ट्रियल पंप मार्केट में ग्लोबली। और अगर ऑयल एंड गैस की थीम के बारे में बात करें, जो पंप्स और जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वहाँ पर भी डिमांड में बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है। ओके, ऑल राइट, शुक्रिया आप शरद इस खबर के लिए। यूएस से पंप का बड़ा कमर्शियल ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। इस खबर को ट्रैक करेंगे। किर्लोस्कर ब्रदर्स पर हमारे व्यूअर्स नजर जरूर रखें। यहाँ पर खबर शरद लेकर आए। शुक्रिया शरद ये जानकारी देने के लिए। चलिए अब क्विकली विमाक्षी से आज की बिग बोल्ड ब्रोकरेज समझ लेते हैं।
जी बिल्कुल, आज का बिग बोल्ड ब्रोकरेज है ग्लैंड फार्मा के ऊपर हम देख रहे हैं। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि कंपनी में काफ़ी सारे क्वार्टर्स के डिसअपॉइंटमेंट के बाद पहले तिमाही में मार्जिन बीट रिपोर्ट किया है। प्राइसिंग एनवायरनमेंट अगर हम देखें यूएस में सुधर रहा है, मोमेंटम जो नए लॉन्चेस में है वो अच्छा नज़र आ रहा है और इनफैक्ट सेनेक्सी सीएमओ का टर्न अराउंड जो नज़र आ रहा है यूरोपियन यूनियन में, ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी के लिए जो वर्स्ट पीरियड था वो अब पीछे रह चुका है। तो ओवरऑल जेफरीज ने अपने ईपीएस अनुमान को भी बढ़ाया है 5 से 7% पर और ईपीएस के अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY23 से लेकर FY26 तक करीब 17% का। तो ऑल इन ऑल अगर हम देख रहे हैं जेफरीज ने ग्लैंड फार्मा पर अपनी राय को अपग्रेड किया है, अंडर परफॉर्म की राय से खरीदारी की राय दी है और अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 1640 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। ओके ठीक है, ये ग्लैंड फार्मा आज आपको अच्छी बढ़त के साथ खुलता हुआ दिख रहा है। जो भी आप प्राइस देख रहे हैं 157 रुपये, ये आज की ओपनिंग के फ्रीज प्राइस है। अभी इस पे पहला टिक इसी पे ही आएगा 157 रुपये पे और उसके बाद आपके आगे की जर्नी देखेंगे। ग्लैंड फार्मा के अंदर अच्छे नंबर्स और रिपोर्ट के बाद का ये रिएक्शन एक साथ आपको दिख रहा है। 30 सेकंड बाद मार्केट्स खुल जाएंगे, आप प्रिपेयर रहिएगा। आज मार्केट में अच्छी चीज़ ये है कि गिफ्ट निफ्टी भले ही आपको 20-25 पॉइंट डाउन दिखा रहा था, लेकिन जो फ्रीज लेवल है उसमें पॉजिटिवनेस दिख रही है, यानी कि 30 पॉइंट ऊपर है। दूसरी बात ये है कि अब 600 के ऊपर आके ट्रेड कर रहे हैं, 500 आपके लिए पक्का सपोर्ट फिर से बन चुका है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि बैंक निफ्टी का रोल इंपॉर्टेंट होगा आज फिर से। बैंक निफ्टी 44,800 के आसपास घूम रहा है, थोड़ा क्रिटिकल है। अगर वहाँ पे भी रिकवरी आ गई तो जो निफ्टी की रिकवरी है वो आपके और अच्छे से काम आएगी। बैंक निफ्टी आज भी 51 पॉइंट की बढ़त के साथ ही खुल रहा है। खैर एडवांस डिक्लाइन चेक करेंगे सबसे पहले और एडवांसेस कम से कम 1200 होने चाहिए। यस 1210 ही आए हैं नंबर और 228 डिक्लाइंस के साथ आज मार्केट्स ने ओपन किया है। 34 पॉइंट की समय आप बढ़त स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अच्छी बात यह है कि कल के लेवल के ऊपर की क्लोज है। कल डिफरेंशिएशन दिखा हमको बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर, लेकिन निफ्टी अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जब ये चलेगा तो फिर बैंक निफ्टी ही लीडरशिप लेके आगे निकलेगा। फिलहाल 1300 शेयर करीब आपको एडवांसेस में दिख रहे होंगे। फटाफट से चेक कर लेते हैं आज के बढ़ने वाले शेयर्स, यानी कि इंडाइसिस में मजबूत शेयर कौन से हैं। अभी हार्ले डेविडसन के नंबर आए तो इसके बाद हीरो मोटोकॉर्प आज अच्छा खुला है। एनटीपीसी, एसबीआई, बीपीसीएल, टाटा मोटर्स, ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जो आज आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये सही बात है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की वेटेज कम नहीं करनी चाहिए। 2 शेयर तो शुरुआत में बिना बोले ही आप दिखा दिया कीजिए। फर्स्ट एक रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा HDFC, इन दोनों को आपको देखना ही चाहिए। HDFC बैंक आज जो कमज़ोर वाले शेयर्स हैं उसमें आपको ब्रिटानिया, आइशर, ONGC हल्के सा दिखेगा और पावर ग्रिड के अंदर भी आपको हल्की सी बिकवाली देखने को मिलेगी। बाजार को थोड़ा समय चाहिए और सेटल होने के लिए। अभी 18 पॉइंट की ही बढ़त रह गई है। बैंक निफ्टी वापस से लाल निशान में आ रहा है, तो थोड़ा अवेयर होने बस, और कुछ नहीं है। ऐसा कहीं नहीं है कि बाजार कहीं टूट रहा है, ऐसा कहीं नहीं है कि बाजार कहीं भागे जा रहा है। थोड़ा रुक जाने की और थोड़ा संभल कर ट्रेड करने की इस समय ज़रूरत बन रही है। जल्दी से कुछ एक और शेयर चेक कर लेते हैं जहां पर आपको स्ट्रेंथ देखने को मिली। ग्लैंड फार्मा के बारे में ऑलरेडी बात की हमने। BEML में आज एक ऑर्डर का बज़ आया था 3000 करोड़ का, तो उसका असर भी दिख रहा है, शेयर 4% ऊपर है। इसके अलावा IRFC जो रेलवे से जुड़ी हुई कंपनीज है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आज भी है। पॉलिसी बाजार, PB फिनटेक के नाम से कंपनी, आज उसके अंदर भी आपको स्ट्रेंथ दिखेगी। रिपोर्ट के जरिए भी हमने इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। आज कुछ ऑटो और IT के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है, खासकर TCS और इन्फोसिस को चेक करके रखिएगा। इन दोनों की अपनी वेटेज है, इन दोनों के हिसाब से आपको ट्रेड करना होगा। निफ्टी अभी थोड़ा रुक गया है। बैंक निफ्टी ने थोड़ा लीडरशिप लेने की अटेम्प्ट शुरू की है, अभी 44,900 हो गया। बंधन बैंक को भी एक बार आप दिखा सकते हैं शुरुआत में, और SBI को भी दिखा सकते हैं। SBI और बंधन बैंक से काफ़ी उम्मीद है कि इस बार ये थोड़ा और चल के बैंक निफ्टी को थोड़ा सपोर्ट करेंगे। तो ये बंधन बैंक आप देख पा रहे हैं हरे निशान में, और SBI भी आपको हरे निशान में फिलहाल अभी दिख रहा होगा। अब जरा छोटे मझोले शेयर्स में क्या हो रहा है उससे पहले हीट मैप आपको दिखा देते हैं, उसके बाद फिर प्रियंका आपको छोटे मझोले शेयर्स और मेहमानों से कनेक्ट कर देंगी। हीट मैप के जरिए आप ये चेक कर पाएंगे कि इस समय की पोजीशनिंग क्या हो रही है। सिप्ला, BPCL, अपोलो हॉस्पिटल, बजाज ऑटो जैसे शेयर्स हैं, लेकिन सब में बढ़त 1% से कम की। जहां पे हल्की प्रॉफिट बुकिंग शुरुआत में हो रही है, थोड़ा डिविस है, अदानी एंटरप्राइज है, थोड़ा एक्सिस बैंक है, लेकिन इन सब में भी गिरावट 0.5% से कम की। तो बाजार अभी भी चर्न कर रहा है, जिस चर्निंग के बारे में हम लगातार आपको बता रहे हैं, और चर्निंग देखते हैं आज किस तरफ बैठती है। चांसेस ये है कि मार्केट ऐसा ही रहेगा जैसे आप शुरुआत में देख पा रहे हैं। अब छोटे मझोले शेयर्स का पूरा आकलन और फिर मेहमानों के कॉल्स। प्रियंका।
देखिए मिड कैप स्पेस में कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ रिकवरी प्ले तो आपको दिख रहा है अपने। खैर अभी जो टॉप गेनर है उसमें आपको एफएमसीजी प्ले में इमामी जैसे स्टॉक्स दिख रहे हैं। पावर स्टॉक्स में पावर फाइनेंसर, पावर जनरेटर, ट्रांसमिशन, उनमें तो अच्छी तेज़ी बनी हुई है। ऐसे ही कुछ काउंटर्स और भी दिख रहे हैं यहाँ पर, पीएफसी जैसे काउंटर्स। लेकिन उसके अलावा एबी कैपिटल जैसे काउंटर जो थोड़े सॉफ्ट थे, वहाँ रिकवरी प्ले 1.5% की तेज़ी है। BHEL में आपको आज 1.5% की तेज़ी दिख रही है। और इनफैक्ट फोर्टिस जैसे काउंटर जो थोड़े सॉफ्ट थे, वहाँ पर भी आपको एक मूव दिख रही है। कल आदित्य बिरला भी काफ़ी टूटा था, आज वहाँ पर 1.5% की आपको रिकवरी दिख रही है। सो कुछ रिकवरी ट्रेड्स आपको क्लियरली दिख रहे हैं। लेकिन मैक्स हेल्थ केयर में कल एक बड़ी मूव के बाद आज वहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुक होते हुए दिख रहा है, 2%। पीबी फिनटेक थोड़ा सॉफ्ट है। टाटा केमिकल्स के नंबर्स के बावजूद भी कोई इस पे सेंटिमेंट पे इफेक्ट नहीं आया। 1.5% नीचे टाटा केमिकल्स दिख रहा है और कुछ दूसरे स्टॉक्स जैसे बालाकृष्ण जैसे स्टॉक्स भी इस वक्त सॉफ्ट हैं। इनफैक्ट पूना वाला फिनकॉप भी अच्छा चला था पिछले 2 हफ्ते से, वहाँ पर भी आपको फिलहाल थोड़ी सी माइनर प्रॉफिट बुकिंग आधे % तक की दिख रही है। और कैपिटल गुड स्पेस थोड़े से वीक हैं, कमिंस हो, एबीबी हो, वहाँ पर आपको लगभग आधे से 2% की 1% की गिरावट दिख रही है। अजय, पूना वाला फिनकॉप में जो कल खबर आई थी कि केकी मिस्त्री ने ज्वाइन किया है, करेक्ट, वो बहुत बड़ी खबर है। वो बाजार समझेगा थोड़ा समय में, मुझे लगता है। केकी मिस्त्री 5 लाख करोड़ कंपनी के बहुत बड़ा नाम हो गया, एमडी थे। करेक्ट, ये 30,000 करोड़ की कंपनी है। करेक्ट। तो एक देखेंगे इसको कैसा प्ले आउट होता है। आइनॉक्स में बाय द वे 5% ऊपर। लेकिन अभी चलते हैं अपने पैनलिस्ट के पास, सबसे ओपनिंग ट्रेड्स जान लेते हैं। कपिल शाह, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? जी, यहाँ पे मेरा ओपनिंग ट्रेड एक काना पे दाल भारत पे मुझे ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। तो दाल भारत का भी मोमेंटम यही रहता है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज का सपोर्ट किया हुआ है और इमीडिएट कुछ 5 से 6 दिनों का जो बेस था उसके ऊपर मूव कर रहा है। तो 2026 पे यहाँ पे चल रहा है दालमिया भारत। तो ऊपर में हमें इसकी अपसाइड मोमेंटम कहाँ पे थोड़े दिन के लिए होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन 2150 तक इसकी अपसाइड मोमेंटम देखने मिल रही है। और नीचे में इसके स्टॉप लॉस अगर हमें होल्ड करने होते हैं रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से, तो 1980 के स्टॉप लॉस रहेंगे इसके दालमिया भारत। ठीक है, डालमिया भारत आपका ओपनिंग ट्रेड। अक्षय, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? मेरा ओपनिंग ट्रेड फार्मा क्षेत्र में बायोकॉन रहेगा। कल बायोकॉन ने अच्छा पिकअप किया था क्लोजिंग ट्रेड्स के हिसाब से, और आज भी जो कैरी फॉरवर्ड मोमेंटम है वो कैरी करते हुए दिख रहा है। हल्का सा रेजिस्टेंस 269 पे है डे ट्रेडिंग के लिए, पर ये पार कर जाना चाहिए जल्दी। तो आप बाय कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 259 फॉर अ टारगेट ऑफ 275। इंटरेस्टिंग, बायोकॉन के ऊपर ओपनिंग ट्रेड। चंदन, आपका एफएनओ साइड से ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? जी हाँ, देखिए 2 ट्रेड यहाँ पे मैंने डिस्कस किया, एक एमएनएम और एक पीएफसी शुरुआती मिनटों में। और आप देखो कि पीएफसी में अच्छा खासा अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट पीएफसी आरएसी दोनों में सेटअप काफी पॉजिटिव है। सुबह हमने 275 तक की टारगेट की बात की, बट गेप अप ओपनिंग हुआ, मूवमेंट आया, तो अब इसमें वापस नया ट्रेड हम फाइंड आउट करेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी मौजूदा लेवल में 270 के आसपास आप पीएफसी लें, उस कंडीशन में 264 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 282 तक के टारगेट। तो पीएफसी को ही मैं वापस कंटिन्यू करूंगा, हल्के से डिप में वापस इसको लो 280 285 के टारगेट के लिए। ठीक है, कुछ आपका ओपनिंग ट्रेड? तो अजय, उसके पहले क्विक अपडेट दे दूं। तेजस नेटवर्क हमने डिस्कस किया था सुबह, 850 के फर्स्ट टारगेट के लिए हिट हुआ है। स्टॉक वहां से हल्का सा नीचे है, अभी भी 1.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो मैं कहूंगा कि इसमें बिल्कुल बने रहें। किसी ने नहीं लिया हो सुबह तुरंत, तो अभी भी एंट्री कर सकते हैं। 875 का दूसरा टारगेट अभी भी इंटैक्ट है इसमें। जो एक फ्रेश ट्रेड मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, इसकी जिक्र आई थिंक प्रियंका ने भी की थी थोड़ी देर पहले। हीरो मोटो कॉर्प इज वन ऑफ दो स्टॉक्स जो एक रिवाइवल दिखा रहा है। कल हल्का सही बट एक मोमेंटम अपसाइड का था। आज हमें क्लियर ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। आप 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप एक लॉन्ग पोजीशन बनाए 3100 एंड 3170 के 2 टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस जो है ये आपका ये 2980 का रहेगा। तो हीरो मोटो कॉर्प में मेरे ख्याल से एक रिवाइवल शुरू हो रहा है। ये यहाँ से और काफी ऊपर लेवल्स दिखा सकते हैं, बट फॉर द गिवन टारगेट्स आप यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। जो पिछले 2-3 दिन से आपका साथ दे रहे थे ना, आज हल्का हल्का प्रॉफिट बुकिंग करवा के वो थोड़ा मार्केट को या तो रेंज में रखेंगे या तो वीक करवा रहे हैं। वो है आईटी, इन्फोसिस, टीसीएस दोनों ही हल्का हल्का दबाव दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, बट इन्फोसिस और टीसीएस पे ध्यान रखिए। दूसरा, आज बैंकिंग थोड़ा अलग हट के कामकाज कर रहा है। आप देखेंगे आपको 44,800 को बचाने की अच्छी कोशिश होगी। उसमें एसबीआई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एसबीआई आज सबसे ज़्यादा पॉइंट्स भी दे रहा है अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की ही वेटेज की कैलकुलेशंस करें तो। अब आ जाते हैं कुछ एक और स्टॉक्स पे जहाँ पे शुरुआत में थोड़ा रिदम बनता हुआ दिख रहा है।
एक काम हम जरा ये करते हैं, ये IRFC काफ़ी दिनों से चल रहा है, एक बार जरा इसके बारे में पता कर लेते हैं। संतोष, एक बार जरा IRFC का चार्ट आप चेक करोगे? IRFC, ओके ठीक है। खुश, एक बार आप चेक करके बता दीजिए IRFC। वेल वॉल्यूम बैक्ड मूव, काफी अच्छा अपसर्ज, बट अब ये एक इस टेरिटरी में चला गया है जहां पे फ्रेश एंट्री इनिशिएट करना बिल्कुल वाजिब नहीं रहेगा। तो मैं कहूंगा यहाँ पे आप फ्रेश एंट्री अवॉइड करें, एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करके चलें 48 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। ये जो मोमेंटम है स्टॉक को मेरे ख्याल से करीब 55 के लेवल्स तक लेके जा सकता है, बट अब मुझे लग रहा है कि शायद एक डिप आएगी। RSI पे हम ऑलरेडी 90 पे ट्रेड कर रहे हैं डेली चार्ट्स पे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बनती है। बट अगर आपको वापस नीचे मिले उन्हीं 48 to 45 के जोन्स के आसपास, तो फिर से बाय करना। एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करके चलें, फ्रेश पोजीशन अवॉइड करें। इंडिगो एयरलाइंस के धमाकेदार नंबर्स तो आए हैं, स्टॉक चला भी है नीचे से, लेकिन ये मत भूलिए कि अब ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट की तरफ जा रहा है। 2500 का भाव है। रिस्क इसमें यही होता है कि देखिए ऊपर में 2800 जाके थोड़ा घटा है कि ये इसमें एक प्रमोटर की काफ़ी बड़ी एक सेलिंग बाकी है, वो बीच में आके कैप करती रहती है बाइंग। फिर भी 80-90 हज़ार करोड़ का एम कैप है, बड़ा हो सकता है ये। इसके जरा चार्ट्स चंदन आप चेक करके बताएंगे इंडिगो के। आप देखोगे तो कंपैरेटिवली स्टॉक्स में नीचे के लेवल से बाइंग आती है, बट वापस फॉलो अप मिसिंग रहता है। पिछले लगभग 2 वीक में ऊपर के लेवल से डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, लगभग 2735 से 2430 तक डिक्लाइन हुआ। स्टॉक 50 डेमा के नीचे फिसला, बट वापस होल्ड कर रहा है, तो इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, बट कहीं ना कहीं इतना गिरा है, इसलिए वापस बाइंग आनी चाहिए। मेरे हिसाब से 2500 के हल्का सा नीचे 2490 के आसपास के सपोर्ट रखिए। बाउंस आता है तो एक बार 2650 तक के लेवल अटेम्प्ट हो सकते। एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक चार्ट पे मैं आपसे जानना चाहूँगा, अक्सर डिस्कस नहीं होता है लेकिन करना चाहिए डिस्कस। मतलब चार्ट्स बता रहे हैं कुछ की मूवमेंट हल्का फुल्का, उसका नाम है NMDC स्टील, या इनफैक्ट शायद इसके चार्ट हो भी ना, क्योंकि अभी अभी तो डीमर्ज हुआ है NMDC से, इसके चार्ट्स ही ज़्यादा नहीं अवेलेबल होंगे। 6 महीने के चार्ट है। NMDC स्टील 48 का भाव है, 50% चला है 6 महीने में। कुछ इसके आप चार्ट पढ़ पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल अजय, इनफ डेटा टू सजेस्ट एटलीस्ट अ नियर टर्म व्यू ऑन दिस। आप देखें तो एक स्टेडी राइज में है। अगर मैं देखूं तो जून से लेके इनफैक्ट पूरे जून के महीने में कंसोलिडेशन जो हुआ था, वहां पे फिर लेट जुलाई से आप देखिए अपवर्ड मूव जो है इसका शुरू हुआ है। यहाँ पे हल्का सा रेजिस्ट कर रहा है समवेयर क्लोज टू दोज 48-50 लेवल्स, बट बायस यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव है। वॉल्यूम्स में मार्जिनल अपटिक है, सेम फॉर द मोमेंटम इंडिकेटर्स। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक सेटअप बहुत अच्छा बना हुआ है। अगर ये 48-50-49 के ऊपर सस्टेन करता है, then don't be surprised to see the levels of 50 to 50 and 55 on this one। और यहाँ पे फ्रेश एंट्री बिल्कुल ले सकते हैं 46 से उसके जस्ट नीचे, जहां पे इसका 20 डे मूविंग एवरेज है 45-85 के करीब, यहाँ अपना स्टॉप लॉस बना के चले। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। वॉल्यूम और मोमेंटम इंडिकेटर पे भी एक अच्छा अपस्विंग देखने मिल रहा है। सो ग्रेजुअली ही सही, बट यहाँ पे 55 तक के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों में देखने मिल सकते हैं। ये तो इस पर एक व्यू रहा, लेकिन आज जो टॉप गेनर है हीरो मोटोकॉर्प 3% की तेजी, और इनफैक्ट गैप अप में अभी तो सिर्फ बुकिंग की फिगर आई है कि 25,000 बुकिंग्स हार्डली बाइक के लिए मिली है, और हमने स्टॉक में इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आज देख ली। क्या ये और थोड़े से साइडवेज भी हो गए थे ऑटो स्टॉक्स, क्या एक बार के लिए फिर से इन पर ध्यान देना चाहिए? कपिल, हीरो मोटोकॉर्प पे तेजी और क्या ट्रेडिंग गेन्स मिल सकते हैं? जी, हीरो मोटोकॉर्प में पिछले जो 4 से 5 दिन की हमने जो सेलिंग प्रेशर देखने मिली थी, लेकिन वो सेलिंग प्रेशर के बाद में जो 3 दिन का जो हम लो देख रहे हैं, तो वो 2925 के यहाँ पे बन रहा है। और जो इसका जो लो बना हुआ है वो कहाँ ना कहाँ पे टेक्निकली पहले भी उसके एक रेशंस हुआ करते थे जो भी सपोर्ट में तब्दील हो चुके हैं, और आज के दिन में हमें ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। तो स्टॉक प्राइस की मोमेंटम कंपैरेटिवली अच्छी है, और अभी टू व्हीलर्स में हीरो मोटोकॉर्प लीड कर रहा है, जो अपना अंडर परफॉर्मेंस था उसको कैचअप कर रहा है। तो यहाँ पे हाँ एक अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकते हैं। इसका इमीडिएट रेशंस इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो 3070 के यहाँ पे आता है, और 3070 का लेवल एक बार हमें ऊपर में सस्टेन होते हुए देखने मिले तो जो इसका इंसेप्शन ऑफ पॉइंट ऑफ फॉल था रिसेंट टाइम का 3180, तो वहां तक की अपसाइड मोमेंटम हमें देखने मिल सकती है। 3070 इमीडिएट रेशंस और उसके ऊपर चलते हुए 3180। 3080 तक का एक लेवल आप देखते हैं हीरो मोटोकॉर्प, लेकिन बड़ा मूव तो आज खैर गैप अप में ही चला गया, लेकिन यहाँ से अभी भी प्लस किया जा सकता है पूरा
50 ऑड पॉइंट्स यहाँ से 30-40 ऑड पॉइंट्स। लेकिन इस बीच आज फिर से आपको, क्योंकि फार्मा स्ट्रेंथ में बने हुए हैं स्पेस और फार्मा स्टॉक्स, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर मूव है, लेकिन आज आप अभी फिलहाल के लिए आपको बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स से भी एक अच्छी मूव दिख रही है, लेकिन ये कितनी सस्टेन करेगी? और इनफैक्ट SBI भी आज 0.5% ऊपर है। क्या कोई बैंक पे इस वक्त ट्रेड बनता है अक्षय? बैंकिंग में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा इवेंट है जो मार्केट देख रहा है, तो इसके चलते फिलहाल जिस तरह से आप प्राइवेट बैंकिंग का सेटअप देखेंगे या मिड कैप बैंकिंग का देखेंगे, यहाँ पे जो बंधन बैंक है यही एक ही बैंक है जहाँ पे थोड़ा स्टेडीनेस ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर से देखने को मिल रहा है। तो आपको बैंकिंग में पार्टिसिपेट करना ही है तो बंधन बैंक हम रेकमेंड करेंगे बाय के लिए, क्योंकि पोजिशनली भी इसके बहुत बड़े टारगेट दिख रहे हैं 260 के ऊपर। बाकी के जो बड़े बैंक है, द बिग बॉयज है, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक हो, उनमें जो सेटअप दिख रहा है शॉर्ट टर्म के लिए अभी भी कोई रिस्क रिवॉर्ड के पे ऑफ से सही नहीं बैठ रहा है, तो उनको आप अवॉइड कीजिए। बैंकिंग पॉलिसी होने के बाद एक बार रिवाइज करके वापस चार्ट देख लेंगे। फिलहाल पार्टिसिपेट करना है तो बंधन बैंक मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। ओके, ठीक है, बंधन बैंक आपके रिकमेंडेशन में है। सुबह हमने भी एक बंधन बैंक के बारे में जानकारी दर्शकों के सामने रखी और दूसरा शेयर था UPL, जो अभी भी लाल निशान में ही है, करीब 1 रुपये के आसपास का भी नुकसान आपको इसमें दिख रहा होगा। निफ्टी आ चुका है लाल निशान में, बैंक निफ्टी सिर्फ अब 10 पॉइंट ऊपर रह गया है। ये कशमकश से चल रही है, खासकर इसमें आज बैंक निफ्टी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक तो इवेंट है और इवेंट से पहले कुछ बैंकिंग स्टॉक्स चार्ज होने के लिए दिख रहे हैं, जैसे कि SBI और कोटक। कोटक भी दूसरा बैंक है जिसको आप नोटिस ज़रूर करके रखिएगा इस जस्ट पॉलिसी से पहले। एक काम करें, पहले कोटक के बारे में पता कर लेते हैं, फिर एक दूसरा शेयर है जिसके बारे में मेरे को जानकारी लेनी है। खुश, एक बार जरा कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बताइए। बहुत ही डेलिकेटली प्लेस्ड है डिम्पी। अगर मैं देखूं तो 1800-1820 के जो लेवल्स हैं, जो इसके रीसेंट सपोर्ट जोन्स हैं, दूसरी बार उसको इसने टेस्ट किया है। अगर यहाँ पे हल्का सा भी ब्रेकडाउन आता है तो आप एक्चुअली स्टॉक को फिसलते हुए देख सकते हैं 1775 के जो लेवल्स हैं यहाँ तक, और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। कल एक अटेम्प्ट हुआ था रिकवरी का, बट वही 200 डे मूविंग एवरेज के पास रिजल्ट आउट हो गया। तो मैं कहूंगा यहाँ पे थोड़ा सा वॉचफुल रहें। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन हो किसी की तो 1810 के बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहें। इसके नीचे फिसलता है तो जैसा मैंने कहा 1775 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं, तो फ्रेश ट्रेड तो मैं बिल्कुल अवॉइड करूंगा। एग्जिस्टिंग पोजीशन में कहूंगा 1810 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। इसमें वीकनेस बढ़ सकती है यहाँ पे स्लिप अगर और स्टॉक होता है उसके नीचे तो। एक और शेयर भी है हुडको, आज उसकी कैंडल काफ़ी बड़ी है और बैक टू बैक सेकंड डे है जब वो अच्छा चल रहा है। ये और चलने वाला है या फिर पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से इसमें एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? ये करीब अप्रैल से लेके अब तक, यानी कि 3 महीने के अंदर ही, 3 से 4 महीने में ये 40 से 70 पे हो चुका है शेयर। एक बार आप चेक करेंगे कपिल? जी, हुडको का जिस हम चार्ट एनालिसिस करते हैं तो काफी बड़ा सा इसने बेस बनाया और इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है, और स्पेसिफिकली हम आज की तारीख में देखते हैं तो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के जो स्टॉक्स है तो ओवरऑल वहां पे कहां ना कहां पे पॉजिटिव मोमेंटम भी देखने मिल रही है। और ये स्टॉक का हमने जो उसके रेजिस्टेंस लेवल थे वो काफी इजीली ब्रेकआउट किए हुए हैं कि लेट्स से पहले के 58 का रेजिस्टेंस हुआ करता था, बाद में लॉन्ग टर्म का जो रेजिस्टेंस 65 का था वहां पे भी उसने ब्रेकआउट किया हुआ है। तो रिवर्सल के तो यहाँ पे चांसेस को मींस पॉसिबिलिटी नहीं देखने मिल रही है। स्टॉक को बिल्कुल से होल्ड करना चाहिए, और अगर एग्रेसिवली हमें इसमें ट्रेड करना होगा तो इसका 62 स्टॉप लॉस कंपैरेटिवली ज्यादा है क्योंकि इसकी मोमेंटम भी काफी अच्छी आई हुई है। तो 62 के स्टॉप लॉस के साथ में उसमें बनना चाहिए, और ऊपर में उसके नेक्स्ट बेस्ट रेजिस्टेंस लेवल हम देखते हैं तो इस स्टॉक को 77 तक की अभी भी अपसाइड मोमेंटम उसमें देखने मिल रही है। तो एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स को तो ऑफकोर्स होल्ड करना चाहिए, और अगर फ्रेश बाय करना होता है तो एक्यूमुलेट करना चाहिए, और नीचे में 62 का स्टॉप लॉस आएगा और ऊपर में 77 की अपसाइड पोटेंशियल देखने मिल रही है। ये एक हुडको तो बहुत ही शानदार स्टॉक है। एक और स्टॉक लेके आइए डॉक्टर साहब, वो है स्किपर। आपने देखा है कि कैसे KC इंटरनेशनल ट्रांसमिशन टावर कंपनीज वन साइडेड चली हैं, स्किपर पे भी ध्यान बना के रखिए। आपको शरद ने कुछ दिन पहले बताया था अजय उपाध्याय इसके अंदर माल लेना शुरू कर दिए हैं। 185 का भाव है। कपिल, इनफैक्ट अक्षय से पूछते हैं, अक्षय ये जरा चार्ट स्किपर के चार्ट देख के बताइए, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं होता है ये अक्सर। एक रेंज और चैनल में है 6 महीने से, क्या ये ब्रेक कर रहा है रेंज?
बिल्कुल ये रेंज ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। इसका अपर एंड ऑफ द रेंज करीबन 184 185 तक बैठ रहा है। कंसोलिडेशन पैटर्न है, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा है 170 के स्तर पे, जो हमारा मानना है शायद बाइंग हो। टेक्निकल सेटअप बहुत पॉजिटिव है, तो बिल्कुल अगर अभी नहीं किया तो शायद थोड़ा टाइम और ले बट ये ब्रेकआउट जरूर होना है इसमें। आप इसमें बाय पोजीशंस एक ब्रेकआउट प्रीएम्प्ट करके बना सकते हैं, और ये ब्रेकआउट जिस दिन कर जाएगा तो आपको बहुत ही पावरफुल मोमेंटम मूव देखने को मिलेगा, जहां पे शॉर्ट टर्म में आपको 225 से 230 के टारगेट ऊपर में देखने को मिलेंगे। तो आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से जो रेंज का लोअर एंड है करीब 155 है वो रेंज, तो उसके नीचे आप स्टॉप लॉस बना के चले और इसमें बड़े टारगेट रखिए, क्योंकि अभी भी ट्रेंड स्ट्रांग है और मेजर मूव अभी भी होने बाकी है इसमें। इसका ऑल टाइम आप देखेंगे तो 275 तक है, तो थोड़ा मीडियम टर्म भी आप देखें 2 से 3 महीने के स्तर से, तो वहां तक जाने की उम्मीद है ये स्टॉक में। ये रहा स्किपर, मैं आपको बता दूं, उस पर ज़रूर से आप ध्यान बना के रखिए। बड़े शानदार इसका मोमेंटम चल रहा है, बिजनेस मोमेंटम। लेह लद्दाख में जो बड़े बड़े रिन्यूएबल्स के प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, वहाँ से पावर यही लेके आती है कंपनी। आगे बढ़ते हैं। चंदन, ये बैंक ऑफ इंडिया में क्या ब्रेकआउट आया है? पीएसयू बैंक तो दबाव में थे ओवरऑल, ये अकेला कैसे दूसरी चाल चल रहा है? जी देखिए, बाजार में काफी सिलेक्टिव मूव चल रहा है। हालांकि फार्मा, पावर कुछ ऐसे सेक्टर है जहां पे सस्टेन बाइंग है, बट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ब्रेकआउट तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं सेलिंग खत्म हुआ है और अपने आप को ये होल्ड करने में कामयाब हो रहा है। ओवरऑल आप देखोगे पिछले 3-4 दिनों में तो 88 से लेके यहाँ पे 8250 तक का डिक्लाइन देखने को मिला है, बट हायर बेस यहाँ पे बन रहा है। और मैं नोटिस कर रहा हूँ पिछले 12-13 दिनों में बार बार ये 82 के आसपास से टर्न कर जाते हैं और हायर बेस बना रहा है। तो मेरे हिसाब से 81 का सपोर्ट बनेगा, ऊपर वापस 88 तक के स्विंग से बना सकते हैं। ऑलराइट, बिल्कुल कई सारे बैंक्स इनफैक्ट चल रहे हैं, और इनफैक्ट ऑटो में भी आज आपको थोड़ी सी मूव्स तो दिख रही हैं। हीरो मोटोकॉर्प को तो हमने डिस्कस किया ही, कुछ और फोर्जिंग काउंटर्स को भी देख लेते हैं। और इनफैक्ट ऑटो एंसिलरी में कुछ स्टॉक्स में एमएम फोर्जिंग काउंटर्स थोड़े से साइडवेज तो हो गए थे, क्या फिर से एक मूवमेंट शुरू हुई है? कुछ चार्ट्स पे दिख रही है? सिलेक्टिवली एमएम फोर्जिंग में अगर मैं देखूं तो एक फिलहाल मैं कह सकता हूं कंसोलिडेशन का फेज चालू है। पिछले 4-5 दिन से बायस हल्का सा स्टॉक में पॉजिटिव रहा है, बट इतना शार्प हमें अपमूव नहीं देखने मिला है। इनफैक्ट द डे व्हेन द वॉल्यूम वाज हाई, स्टॉक एक्चुअली हल्का सा माइल्डली नेगेटिव ही रहा है। मैं कहूंगा इसमें से थोड़ा वेट एंड वॉच करें। एक्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है, देयर इजंट एनी मेजर स्ट्रक्चरल डैमेज। कंसोलिडेशन जोन में ही फिलहाल चल रहा है। मेजर मूव आपको इसमें 1090 के जो लेवल्स हैं ये क्रॉस करेगा फिर नजर आएगी। आज हल्का सा बायस पॉजिटिव है, बट देयर इजंट टू मच टू सजेस्ट कि आप यहाँ पे बहुत एक अग्रेसिव फ्रेश ट्रेड ले। तो मैं कहूंगा एक्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करके चले 1030 के स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। 1090 यही आपका पहला टारगेट है। यहाँ पे अगर मान लीजिए स्टॉक रेजिस्ट नहीं करता, क्रॉस करता है, तो 1125 के लेवल्स भी आने वाले कुछ दिनों में ये दिखा सकता है। सो एमएम फोर्जिंग्स हेल्दी है, बट बहुत अग्रेसिव बाइंग नहीं। पोजिशनली अगर कोई लेना चाहे तो बिल्कुल एंटर कर सकते हैं। मोदी है हमारे साथ। ओके, इनफैक्ट आपको पता है कि रीजन क्या है कि हीरो मोटो में इतना बड़ा गिना है, आया हुआ है करीब 3% का, कि जो उन्होंने अपने हीरो मोटो ने डिस्कस किए अपने बुकिंग नंबर 25,000 के, उसका रिलेवेंस क्या है? अभी तक इन्होंने कितना रिस्पॉन्स मिला है डिस्कस नहीं किया था। तो आज इन्होंने पहली बार बताया कि अभी तक नई जो गाड़ी आ रही है हार्डली के साथ, उसको 25,000 गाड़ियों की बुकिंग हुई है। और 25,000 गाड़ी का नंबर का रिलेवेंस ये है कि आपके आयशर की जो गाड़ियां हैं ना, YTD ईयर टिल डेट, वो 35,000 बिकी हैं। यानी 25,000 और 35,000 में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। लोगों को लग रहा था क्या कर लेंगे, गाड़ी नहीं आएगी, देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है, बट रिस्पांस मिल रहा है अच्छा। और इनफैक्ट इसीलिए आयशर 1% टूटा भी हुआ। खैर ये तो आयशर तो खैर बहुत पहले से ही टूट रहा है, जब से इंटेंसिटी कंपेरेटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है, बात तो श्योर है। और इस बात का आपको एक और आज उदाहरण मिल गया कि 35,000 गाड़ियां आयशर बेचता है, YTD बेची है अभी तक, और 25,000 की कंपैरिजन में ऑलरेडी हार्डली के बाद तो मार्केट शेयर तो क्लियरली जा रहा है। थोड़ा और समय देते हैं, लेकिन रिस्पांस अच्छा आया है, ये बात श्योर है, और इसलिए आपको इतना बड़ा मूव वहां पे नजर आ रहा है। कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। SBI रिजल्ट के बाद पहले भी मायूस था, रिजल्ट के बाद ही कुछ बहुत ज्यादा घूमा नहीं। आज PSU बैंक में थोड़ा एक स्पार्क सा दिख रहा है। अक्षय, आप SBI खेलेंगे अभी या थोड़ा टू अर्ली है? SBI टू अर्ली है मैं कहूंगा खेलने के लिए, क्योंकि शायद बैंकिंग पॉलिसी के चलते थोड़ा होल्ड कर ले, बट
चार्ट्स पे क्लियरली इसने 580 का जो जो प्रायर स्विंग लो था उसको तोड़ा है उसने। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव डेवलपमेंट है मोमेंटम की तरफ से, क्योंकि ये जो मोमेंटम है आपको नीचे की तरफ 554 तक लेके जा सकती है। तो अगर आपको एसबीआई में खेलना ही है तो मैं रेकमेंड करूंगा 554 555, हालांकि काफी दूर है ये स्तर, बट वो स्तर सही है जहां पे आप बाइंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एसबीआई में कहूंगा कि फिलहाल आप अवॉइड कीजिए और डिप्स के लिए 554 555 के लिए वेट कीजिए। ठीक है, अभी बैंक्स में अभी कन्विक्शन नहीं बन रहा है, लेकिन रिटेल काउंटर्स में इनका आदित्य बिरला तो खैर कल का एक रिकवरी ट्रेड भी प्ले हो रहा है कि कल जहां पर एक शार्प यहाँ से सेल आया था वहां से 1.5% तेज है, लेकिन ट्रेंड भी थोड़ी रेजिलियंस तो दिखा रहा है। कहीं नजर होगी आपकी चंदन ट्रेंड पे या आदित्य बिरला फैशन पे? देखिए ट्रेंड पे नजर हम डालें तो स्टॉक्स में कंपैरेटिवली थोड़ा सा कंसोलिडेटिव मूव देखने को मिल रहा है। मल्टीपल सपोर्ट 1650 के आसपास है। 3-4 दिन पहले 1750-60 गया था, बट वहां टिक नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं रेंज बाउंड बायस से ऊपर पे फॉलो अप नहीं आ रहा है। 50 डे का सपोर्ट है तो कंडीशनल ट्रेड रहेगा, बट ये 1640 के नीचे आप स्ट्रिक्ट सपोर्ट लगाइए विद व्यू के 1650 होल्ड करें। बैंक निफ्टी भी फाइनली लाल निशान में आ गया। हालांकि इसने अपना क्रिटिकल सपोर्ट एरिया 44,800 को ब्रेक तो नहीं किया, लेकिन आज रिवर्स हो रहा है। आज बैंक निफ्टी रुकना चाहता है, निफ्टी वीक हो रहा है। कल तक ऐसा था कि निफ्टी चल रहा था बट बैंक निफ्टी नहीं चल रहा था। बड़ी वजह सामने एमपीसी की बैठक है, थोड़ा बैंकिंग स्पार्क है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए आप जब भी ट्रेड देखें ना कभी इंडाइसिस में, तो बैंक निफ्टी में पहले देखना जिनको तेज़ी देखनी होगी, और निफ्टी अभी फिलहाल भूल जाइएगा क्योंकि आईटी का प्रेशर आज निफ्टी को थोड़ा डिस्टर्ब करके रखेगा। इन स्पाइट ऑफ दिस कि आज रिलायंस अभी तक हरे निशान में है, आप उसके बावजूद भी 14-15 पॉइंट आप नीचे आ चुके हैं निफ्टी के अंदर। खैर ये चर्निंग चलती रहेगी, हम तो कई बार आपको बताया कि चर्निंग का दिवस है, आप चर्निंग को एंजॉय कीजिए अगर आपको आता है तो, राइटिंग करके। एक शेयर चंदन जी आप जरा देखिएगा, मैं स्क्रीन पे भी लेके आता हूँ, मन्नापुरम फाइनेंस। 2-4 दिन पहले हमने इसको नोटिस भी किया था, ट्राई टू ब्रेकआउट कैंडिडेट है, ये आज भी वहीं रुका हुआ है। एक बार आप इसको चेक करेंगे, मन्नापुरम के अंदर रिस्क रिवॉर्ड अगर जस्टिफाइड है तो सौदा प्लस करके बैठ जाते हैं। देखिए बाजार में यदि आप मन्नापुरम की बात करें तो 3 दिनों में रिकवरी हुई थी। आज ऊपर के लेवल से हल्की सी बिकवाली हुई है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बट ट्रेंड पॉजिटिव है। अच्छी बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पे अपनाई जा सकती है। 134 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, 137 हाफ पे डिप पे खरीदे। 134 का सपोर्ट, ऊपर में 143-44 तक के लिए। ओके ठीक है, एक शेयर जो लिस्ट में और भी है वो है वेदांता। काफ़ी दिनों के बाद आज शुरुआत में थोड़ा हरा निशान दिख रहा है वेदांता के अंदर। क्या मैं मान के चलूँ कि वेदांता की जो गिरावट है वो करीब करीब कंप्लीट हुई है और अब ये मार्केट के थोड़ा रिवर्स ओपनिंग में दिखा रहा है अपने आप को खुश? तो वेदांता के अंदर एवरेज करना, नई खरीदारी करना, धीरे धीरे ऑप्शंस के अंदर अब चेक करना, ये शुरू कर दें? तो डिम्पी ये बहुत ही अग्रेसिव ट्रेड होगा, और मान लीजिए कोई बहुत अग्रेसिव ट्रेड लेना चाहे सिर्फ उन्हीं के लिए होगा। आज की जो आप बाउंस देख रहे हैं दैट इज लाइक अ फर्स्ट ग्रीन कैंडल दैट वी आर सीइंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई थिंक 6-7 सेशंस के बाद का हम ग्रीन कैंडल देख रहे हैं। टेक्निकली अगर इसको हम 1+1 करें तो ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया था। आरएसआई आप देखिए डेली चार्ट पे 20 के नीचे चला गया था, तो उस हिसाब से टेक्निकल बाउंस जो है ये आना बिल्कुल बनता था। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आप अगर बहुत ही अग्रेसिव ट्रेड लेना चाहें तो 237 का जो लेवल है उसके स्टॉप लॉस के साथ बाय करें। अगर यहाँ पे बाउंस आता है, सस्टेन होता है, तो वो शार्प होगा, 248 to 255 के जोन्स तक जा सकता है। बट एज आई सेड दिस इज अ वेरी अग्रेसिव ट्रेड ओनली फॉर ट्रेडर्स जो अपना रिवॉर्ड रिस्क मैनेजमेंट जो है बहुत स्ट्रिक्टली लेके चल सकते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए होगा। अदरवाइज मैं कहूंगा इसको आप अवॉइड करें। ठीक है, बात तो एकदम सही है। ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ट्रेडर्स का फेवरेट स्टॉक है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। ग्लैंड के ऊपर तो नजर ही जा रही है, आज 16-17% का मूव आज ही आ गया। अगर इसको आपको राइट टाइम पे लेके बैठे हैं अक्षय, तो आप क्या करेंगे? प्रॉफिट बुक करेंगे या आपको लगता है ये रिवर्सल जारी रह सकता है? ग्लैंड फार्मा ने आज ओपनिंग ट्रेड में ही एक बहुत ही पावरफुल ब्रेकआउट स्टेज करा है 1430 के स्तर पे। 1430 जो अगर आप देखें तो अप्रैल मई के जो हाई थे, जहां से एक सिग्निफिकेंट करेक्शन देखने को मिला था, वो रेजिस्टेंस है। तो मैं बिल्कुल, अगर ये मैं ऑलरेडी मेरा अगर बाय पोजीशन है तो आज का लो जो है
उसका मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1430 के नीचे। और ये मोमेंटम आपको 1750 वहां तक भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल ब्रेकआउट पॉइंट है। अगर आप बाय करना भी चाहते हैं तो स्टॉप लॉस वही बनेगा, ओवरबॉट है पर मोमेंटम में रहना जरूरी है। तो मोमेंटम वाला स्टॉक है जहाँ पे ब्रेकआउट भी है, मोमेंटम भी है, न्यूज भी है, तो सारे कंडीशंस आपके मैच कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये बाय सेटअप है, 1750 का टारगेट बनेगा, और अगर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आज के डे का स्टॉप लॉस बनेगा ट्रेडिंग के लिए। आईटी में कुछ नाम आज नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनमें से एक नाम है इन्फोसिस। जी हाँ, काफी दिन से चल रहा था, लेकिन आज सारे आईटी पैक में ये लार्ज कैप में थोड़ा सा नरम नजर आ रहा है। क्या ये एंट्री का मौका दे रहा है कुछ? बिल्कुल अजय, इनफैक्ट देखिए, अगर आप देखें तो मैं आई थिंक दिस इज द सेकंड और द थर्ड टाइम जब मैं यही पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ कि जो इसका रिजल्ट के डे पे लो बना था उसको बहुत ही बखूबी इसने होल्ड किया है, और वहां से मैं देखूं तो एक कंटिन्यूअस हायर अपवर्ड्स ट्रेंड में है। आज की जो हम हल्की सी फ्लैटनेस स्टॉक में देख रहे हैं, दैट इज जस्ट अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल द अप मूव दैट वी हैव सीन। तो 1330 1300 का जो लेवल्स है जहां पे लो बना था, वहां से ऑलरेडी करीब करीब ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट स्टॉक चल चुका है। तो हल्की सी साइडवेज मूवमेंट इज नॉट सच अ बैड थिंग। यहाँ पे भी आप स्टॉक को अक्यूमुलेट कर सकते हैं अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से पोजिशनल अगर आप इसमें रहना चाहें तो ये बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए बाय करने के लिए। 1450 और 1525 के दो टारगेट्स हैं जो आपको आने वाले कुछ महीनों में इसमें देखने मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो फॉल है, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है इन्फोसिस में, इसको आप अक्यूमुलेट करके चलें, पोजिशनल ही सही। लेकिन अगर आप इसमें स्टॉप लॉस एक लेना चाहें तो 1340 का जो लेवल है, इसको अपना स्टॉप लॉस लेके चलें। तो ओवरऑल सेटअप मुझे यहाँ पे ठीक लग रहा है। जो ये रिकवरी आई है, दैट इज वेरी एनकरेजिंग। फिलहाल अभी आप मार्केट को फिर से नज़र डालेंगे तो आपको निफ्टी थोड़ा जूझता हुआ कोशिश कर रहा है, और बैंक निफ्टी भी इस समय सिर्फ 10-11 पॉइंट है। तो इंडाइसिस से कुछ खास मिलेगा नहीं, लेकिन कई बार इसी इंडाइसिस की रेंज के अंदर आपको ऑप्शन से अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं। आइए फटाफट से देख लेते हैं ऑप्शंस का चैंपियन। आदित्य अरोड़ा इस बीच हमारे साथ हैं। आदित्य, आपने इंडेक्स चुना या फिर स्टॉक्स? और अगर इंडेक्स चुना है तो कुछ हेज है या फिर सीधा नेकेड? वेरी गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। देखिए, मैंने इंडेक्स नहीं, मैंने अभी स्टॉक चुना है, क्योंकि इंडेक्स लेवल पे एक्टिविटी बहुत कम है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स चल रहे हैं। तो ABFRL में काम करना है अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में। 200 का पुट सेल करेंगे, अभी 4.30 चल रहा है। स्टॉप लॉस लगाएंगे 8 का और टारगेट रहेगा 0 का। लॉट साइज 2600 का है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा इसमें 11,180 का, और मैक्सिमम लॉस रहेगा 9620 का। जो कल का फॉल था वो काफी सिग्निफिकेंट था, तो वहां से थोड़ी रिकवरी एक्सपेक्टेड है। इनके स्टॉक 200 पे रहता है या 200 के ऊपर रहता है, तो इसमें जो हम प्रीमियम ईटिंग स्ट्रैटेजी है उसमें सारा प्रीमियम हमको मिल जाएगा करीब 11,000 का। राइट, ऑलराइट आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आदित्य बिरला फैशन रिटेल पे अपनी एफएनओ और ऑप्शन स्ट्रेटजी शेयर करने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे फर्स्ट क्वार्टर नंबर्स की। एक कंपनी जिसमें हमने बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट देखा बाजार का, रिजल्ट्स के पहले ही बाजार काफ़ी एक्साइटेड हो गया था, वो था कीस्टोन रियल्टर्स यानी रुस्तम जी डेवलपर्स। मिस्टर बोमन ईरानी चेयरमैन और एमडी हैं रुस्तम जी डेवलपर्स के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। बोमन, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया ET नाउ स्वदेश पे बात करने के लिए। आप स्ट्रीट जो है आपके स्टॉक को बहुत पसंद करती है और एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई बना के रखती है, आपने डिलीवर किए, बहुत एक्सेलेंट आपके नंबर्स आए, ऑल टाइम हाई पे प्री सेल्स हैं। जबकि फर्स्ट क्वार्टर नंबर जो क्वार्टर है वो रिलेटिवली सॉफ्ट होता है आपका। आप मुझे बताएं कि कैसे डिलीवर किया, इतना रिस्पांस कैसा अच्छा था क्या आपको सेल्स का, और आगे आने वाले क्वार्टर्स में आपको मोमेंटम मोरलेस सस्टेन होता हुआ नजर आता है या थोड़ा सॉफ्टन हो सकता है? अजय जी, पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे शो पे बुलाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कीस्टोन रियल्टर्स लिमिटेड जो है वो एक प्रोग्रेसिव कंपनी है, जो हमने लास्ट टाइम बताया था कि इस साल में हर क्वार्टर में हम एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे और उतनी ही मेरे हिसाब से ओसीज भी आएगी इस साल में। मैं पहले तो कहना चाहता हूं कि हमारी आज की तारीख की नेट डेट जो है वो 0 है। हमने फर्स्ट क्वार्टर में ही 502 करोड़ के प्री सेल्स किए हैं, 495 करोड़ के कलेक्शंस किए हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो हमने जनरेट की है वो 110 करोड़ की है, और हमने 3 नए प्रोजेक्ट्स ऐड किए हैं जिनका GDV
करीबन 2500 करोड़ रुपया है। और उससे ज्यादा मैं कहना चाहता हूं 2 नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च भी किए हैं जिनकी जीडीपी करीबन 890 करोड़ रुपया है। और सेल्स का जो जहां तक मोमेंटम है, मुझे काफी कॉन्फिडेंस है हमारे मुंबई एमएमआर एरिया में, जहां पे गवर्नमेंट काफी जोरों से इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड कर रही है। और इसे दिस इज मेकिंग मुंबई जो द साइनोजर ऑफ ऑल आईज, और लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि दिल्ली और बैंगलोर से भी डेवलपर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं और इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, या लोगों को जिनको घर चाहिए वो यहाँ पे घर ले रहे हैं। तो हमारे लिए दिस इज वेरी गुड न्यूज। हमारी ग्रोथ करीबन 106 करोड़ रुपया 106% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट क्वार्टर सेल्स, और करीबन 23% ग्रोथ हुई है इन टर्म्स ऑफ कलेक्शंस। वी आर वेरी वेरी होपफुल एंड वेरी वेरी गियर्ड अप फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि हमारी तैयारी काफी जोरों से चल रही है। और रीडेवलपमेंट जो मुंबई एमएमआर की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाइपलाइन है अजय जी, वो काफी रियल है। और इसमें कीस्टोन जो है करीबन 2000 ईयर फ्रॉम द ईयर 2000 काम कर रही है रीडेवलपमेंट में। हमने एक तरह की एसओपी क्रिएट की है, और आज की तारीख में मैं खुश हूं ये कहने के लिए कि जहां पे भी रीडेवलपमेंट होता है वहां पे पहले हमें इनवाइट किया जाता है। और वी आर वेरी हैप्पी कि हम करीबन 300 नए घरों को इस साल में रीडेवलप करेंगे। मैं आपको बता दूं, मैं प्रियंका से भी यही बात कर रहा था कि लोअर परेल में आपका जो रुस्तम जी क्राउन आ रहा है, इतना शानदार प्रोजेक्ट है। और हमारे चैनल पे बहुत सारे फंड मैनेजर्स और मैनेजमेंट्स भी आते हैं, तो आपके जो रिस्पॉन्स अच्छा दिख रहे हैं, मैं आपको एक्चुअल फीडबैक दे रहा हूँ। मैं कुछ आपके प्रोजेक्ट्स पे गया भी हूँ, बहुत ही शानदार, गुड जॉब। जबकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री बन गई है, स्पेशली बॉम्बे में हाई राइज लोअर परेल टाउन एरिया में तो आए दिन लॉन्च हो रहे हैं और काफ़ी कंपेरेटिव भी है। आप कैसे प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन कर पा रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँगा। देखिए, मैं ऑलवेज कहता हूं अजय जी कि इंडिविजुअल कुछ कर नहीं पाता, टीम्स अच्छी होनी चाहिए। और कीस्टोन की जो टीम है, मैंने पहले भी बताया, काफी हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हें काफी हद तक एक छूट दी जाती है, एक डायरेक्शन देके उन्हें आगे बढ़ाया जाता है, जिससे आज की तारीख में मैं मानता हूं हमारी टीम जो है वो वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन मुंबई है। एंड हम जिस तरह से डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं उसके बारे में भी एक लाइन बता दूं आपको। मैं एक स्टोरी कहता हूं लोगों को, आप हर बार जब घर बनाओ तो ऐसा घर बनाओ जिसमें आपको रहने की एक वाह हो जाए। एंड दिस आई थिंक ये जो आइडियोलॉजी हमारी है वो काफी अच्छी तरह से हमारे ग्रास रूट लेवल तक गई है। और हमारे जितने लोग हैं, वी आर वेरी सर्विस ओरिएंटेड, हम कस्टमर को ऑलवेज किंग रखते हैं। और हमारी जो टैगलाइन है, इट्स थॉटफुल, इट्स रुस्तम जी, ये भी हम काफी कीनली फॉलो करते हैं। और हर कोई चीज में बड़ा ध्यान देके उसको एक एसओपी बना के जिसे कहते हैं उसे इम्बाइब करते हैं। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। थैंक यू। राइट, बिल्कुल एब्सोल्युटली मिस्टर रानी। इनफैक्ट आपने जो नेट डेट फ्री जो Q1 में जो टर्न करा है, किस तरह के बिजनेस डेवलपमेंट्स आप आगे भी प्रोजेक्ट्स जो है आप अंडरटेक करने की बात कर रहे हैं जो एक्सपेक्टेड डेट लेवल्स को और मूव कर पाए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कीस्टोन की एक इंटरनल आईसी है, जहां पे जब भी हम कोई प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करते हैं तो इस तरह से इवैल्यूएट करते हैं कि 10% ऑफ जीडीपी से ज्यादा हम कोई एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते नहीं। और ये भी 10% जो है वो तब तक जब तक ये गो टू मार्केट ना हो जाए, यानी रेरा का अप्रूवल लेके हम गो टू मार्केट हो जाएं, तब तक का प्रोजेक्ट की जीडीपी मान लो 1000 करोड़ की है तो 100 करोड़ से ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते। दिस गिव्स अस अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रिस्क कवर, जिससे अगर कोई प्रोजेक्ट लेट्स से आगे पीछे भी हो जाए तो वी आर वेरी वेरी वेल टेकन केयर ऑफ। इसके आगे हम जो प्रोजेक्ट्स इवैल्यूएट करते हैं उसमें करीबन वी ट्राई टू मेक श्योर कि जब प्रोजेक्ट इवैल्यूएट किया जा रहा है करीबन 35% उसमें जिसे कहते हैं मार्कअप रहे, बिकॉज रियल एस्टेट जो है वो एक काफी रिस्क लेडन बिजनेस है। इसमें रिस्क इवैल्यूएशन या रिस्क मिटिगेशन नंबर 1 रहता है जो हमारी आईसी करती है। और हमारी आईसी में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, इट्स नॉट ओनली इंटरनल कंपनी के हमारे सीएफओ या हमारे डायरेक्टर्स या हमारे मार्केटिंग हेड बैठते हैं, बट ऑलवेज हम देखते हैं कि एक एक्सटर्नल फेस जो चाहे बैंकर हो या जो चाहे कोई और टाइप के डेवलपर्स हों, उन्हें भी वो आईसी में इन्वॉल्व करते हैं। मेरा ये मानना है कि दिस इज द राइट वे एंड कोलैबोरेशन थ्रू प्रॉपर रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए।
और आज की तारीख में जहां पे मार्केट्स इतनी जोर में हैं, जहां पे हम देखते हैं कि मिड मास और एस्पिरेशनल घर जो हैं 1 करोड़ से 3 करोड़ और 3 करोड़ से 7 करोड़ के घर काफी ज्यादा एब्जॉर्ब होते हैं मुंबई एमएमआर में, और हमारी आईसी भी हमें इसीलिए इसी ट्रैक पे रखती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लास्ट ईयर हमने जो 5 प्रोजेक्ट्स नए एक्वायर किए थे उसमें 4 प्रोजेक्ट्स मिड मास और एस्पिरेशनल कैटेगरी में है, और आगे चल के मुंबई एमएमआर में प्रीमियम घर तो बढ़ेंगे ही, लेकिन ये जो सेगमेंट है उसे हम काफी अच्छी तरह से जानते हैं और काफी अच्छी तरह से इसको ग्रो करना चाहते हैं। आखिरी सवाल, बिजनेस अच्छा मोमेंटम चल रहा है, आपकी कंपनी ने बहुत अच्छी रेपुटेशन बिल्ड किए ओवर डेकेड्स, ये ओवरनाइट नहीं होती है जो आप आज एंजॉय कर रहे हैं, मैं आपको कंग्रेचुलेट करूंगा इस पर। मैं ये जानना चाहूंगा क्योंकि आपने साइकिल्स देखे हैं, ये जो तेजी इस बार शुरू हुई है वो थोड़ी लास्टिंग लग रही है, प्रोलॉन्ग हो सकती है, 3 से 5 साल का व्यू आपको विजिबिलिटी मिल रही है अभी? अजय जी, आपको अगर मैं बताऊं तो जितने रिपोर्ट्स हम पढ़ते हैं, कीस्टोन काफी डेटा ड्रिवन कंपनी है, हम जितने रिपोर्ट्स पढ़ते हैं और आजू बाजू जो जिस तरह का चेंज देखते हैं, पहले तो आप देख लीजिए दुनिया की जो सिचुएशन है उसकी वजह से इंडिया जो है काफी चमक रहा है, और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट्स इंडिया को ढूंढे आ रहे हैं, मैं देखता हूं नॉट ओनली इन ऑटोमोबाइल सेक्टर जहां पे काफी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी की काफी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, फार्मा की काफी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, जो एक तरह का ग्रोथ आ रहा है उसकी वजह से कमर्शियल और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट में काफी बढ़ोतरी होगी। दूसरा, मैं आपको वापस कहता हूं कि गवर्नमेंट जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंड कर रही है, इससे भी रियल एस्टेट एंड लोगों की लाइफ में काफी इंप्रूवमेंट्स आएंगे, और आप देखेंगे तो ये जो आपकी ग्रोथ हो रही है वो पोस्ट कोविड हो रही है, और पोस्ट कोविड लोगों में एक बर्ताव में एक चेंज आ गया है जहां के लोग समझ गए हैं कि लाइफ यू ओनली लिव वंस, इसीलिए वो पूरी तरह से अच्छे घर में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और वी ऑल नो कि इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न रही है, इंडियंस की जो वेल्थ ग्रोथ रही है वो 60% रियल एस्टेट की वजह से ग्रो हो रही है। ये सारों का आप जब कॉम्बिनेशन ले आते हैं तो मेरा ये मानना है कि फॉर द नेक्स्ट 5 years एटलीस्ट, अनलेस समथिंग गोज टेरिबली रॉन्ग, नेक्स्ट 5 years एटलीस्ट सिटीज एंड टियर 2 टियर 3 टाउन्स में ग्रोथ काफी जोरदार रहेगा, और ये रियल ग्रोथ रहेगा। और अगेन जस्ट वन मोर डेटा पॉइंट शेयर करना चाहता हूं, करीबन 25 करोड़ घर की जरूरत है, क्योंकि काफी लोग आज भी बढ़ोतरी घर में रह रहे हैं। गवर्नमेंट इस पे काफी ध्यान दे रही है, और हम रियल एस्टेट के जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं वो भी इस अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करके गवर्नमेंट के साथ हाथ में हाथ रख के डेवलप करें, तो ऑल ऑफ अस विल स्टैंड टू बेनिफिट अ लॉट मोर, एंड वी एज रियल एस्टेट डेवलपर्स इंडिया की जीडीपी को भी काफी ग्रोथ दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बबन जी बात करने के लिए। थैंक यू अजय जी। रुस्तम ईरानी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रुस्तम जी डेवलपर्स, बात कर रहे थे मोमेंटम की, बिजनेस के रिजल्ट्स आपने देखी। स्टॉक भी काफ़ी आज थोड़ा सॉफ्ट है, लेकिन कल ही 10% चल गया था, लेकिन समय हो चुका है अब हेडलाइंस का। एक नज़र मार्केट पर डाल लेते हैं। मिड कैप इंडेक्स काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। डायरेक्टर साहब ज़रा आप दिखाइए निफ्टी, इंट्राडे, बैंक निफ्टी, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ये बताना ज़रूरी है कि भले ही बाजार थोड़ा फ्लैटिश हो गया क्योंकि निफ्टी फ्लैट है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में भयंकर हरकत है, और इसीलिए आपको वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस नजर आ रही है। ऑलराइट, ठीक है।